हेलो स्टूडेंट, देखें 31 जनवरी 2021 में जो KVP एग्ज़ाम हुआ था अपना 11th क्लास का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने GIF की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा जिक्र किया है, जिससे पता चले कि बॉक्स का मतलब GIF है। और पूछा गया है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, और इक्वेशन दे रखी है बॉक्स ऑफ x² इज इक्वल टू x+1। ठीक है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। जैसे ही ये बात आई तो पहला मन में विचार आता है सॉल्व कर लो, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट कर लेना जितने सॉल्यूशन आएंगे। दूसरा, अब सॉल्व करने के तो मन नहीं किया। ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका ये आता है कि काम करो, दोनों का ग्राफ बना लो एक ही कार्टेशियन प्लेन पे, इस वाले का भी और इस वाले का भी ग्राफ बना लो। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। तो फिर हमने देखा इसकी तरफ, तो फिर हमने देखा कि भाई टाइम, लिमिटेड टाइम में अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हालांकि हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो y इक्वल टू x+1 है, बड़े प्यार से बन जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा और फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपन एकदम ग्राफ पेपर पे ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी के लिए थोड़ा बहुत टाइम और जाएगा। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे अपन लिमिटेड टाइम में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। उसके लिए हम एक काम करें, यहाँ पे जो बॉक्स ऑफ x² लिखा हुआ है, लेफ्ट में x की वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, है ना, x² कुछ भी है, बॉक्स जो है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, बोलेगा कुछ भी रखो, मुझे तो इंटीजर बनाना है, c लेफ्ट करके वो मैं बना दूंगा। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है? एक इंटीजर, है ना, एक इंटीजर लिखा हुआ है। तो इंटीजर के बराबर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही हो सकता है ना। अगर कोई भी सॉल्यूशन आएगा तो हम बोलेंगे कि भाई अगर ये इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर ही होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है ही, x को भी इंटीजर होना पड़ेगा, x को भी कैसा इंटीजर होना पड़ेगा। इतनी बात अपन ने कंक्लूड कर ली। अब जब x इंटीजर है तो भैया x² भी तो एक इंटीजर ही होगा, बिल्कुल होगा। x² जब एक इंटीजर ही है तो बॉक्स के अंदर इंटीजर जाता है तो वैसा का वैसा ही बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन है वो अपना इस तरीके से लिखा हुआ x² इक्वल टू x+1। तो ये तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप लिखोगे x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साफ साफ बोल दोगे इसके जो रूट आएंगे, है ना, वो इरेशनल रूट आएंगे। ठीक है, इंटीजर रूट कोई आएगा ही नहीं। और हमने स्टार्टिंग में बोला है कि अगर कोई सॉल्यूशन आएगा तो वो इंटीजर सॉल्यूशन ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ से जो भी x मिलेगा वो हमें इंटीजर तो नहीं मिलेगा। अब इंटीजर मिलेगा ही नहीं तो फिर सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। तो बहुत ही आसानी से अपन इसको कर लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो आंसर कितना आ जाएगा? सी बनेगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है लेट P1x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, और P2x भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, हैविंग 2 कॉमन रूट अल्फा एंड बीटा, सपोज देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल Q1 एंड Q2, जिसके लिए इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक के बराबर लिखा है, और बताना कौन सा आइडेंटिटी इसमें से करेक्ट होगी। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉमन रूट निकालना। हम बोलते थे क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट कैसे निकालेंगे, है ना, जैसे कि 2 क्वाड्रेटिक है ना, जिसका एक कॉमन रूट है, तो हम बोलते थे उनको सॉल्व कर लो, या फिर उनमें से एक को Q1 माइनस Q2x कर लो। एक क्वाड्रेटिक में दूसरी क्वाड्रेटिक बताओ, लीनियर बचेगा। ठीक है, x² कोएफिशिएंट सेम करने के बाद लीनियर बचेगा, जो लीनियर बचेगा तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो वो उसका कॉमन रूट ही होगा। उसके पीछे लॉजिक ये था कि जैसे अपन जब 2 कर्व को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आता है। आने का जो मतलब है, अगर अपन देखें यहाँ पे जो कॉमन रूट है तो इसका मतलब वो यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम लॉजिक के साथ अपन क्यूबिक में भी चल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे P1 और P2 2 क्यूबिक इक्वेशन अपनी दे रखी हैं। ठीक है, तो हमने एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहली वाली क्यूबिक में से मैंने दूसरी वाली सब्ट्रैक्ट करी, P1x माइनस P2x, तो वो कितना बनेगा? इसमें से इसको किया तो x³ चला गया, इसमें से इसको किया तो एक बचेगा x² जो कि प्लस का बचेगा, और यहाँ कितना आएगा? B1 माइनस B2 इंटू x प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी क्वाड्रेटिक के जो 2 रूट होंगे वो ही P1 और P2 के कॉमन रूट होंगे, जो कि इसके भी रूट होंगे। तो हमने लिख दिया अल्फा एंड बीटा, तुम यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अब वापस यहाँ आते हैं, जो इन्होंने लिख रखा है इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक। अगर हम यहाँ थोड़ा सा नज़र डालें तो राइट में तो एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, और इधर जो है वो Q1 और Q2 भी पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल 0 डिग्री 1 डिग्री इस तरीके से हो सकता है,
है ना, किसी भी डिग्री का हो सकता है, हालांकि होल नंबर ही वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इधर लेफ्ट में देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, जैसे हम Q1 और Q2 में कुछ रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हमने बोला कोफिशिएंट एक्स क्यूब का लेफ्ट से और राइट से देख लो, क्योंकि राइट से हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो है ही नहीं, ज़ीरो है। तो लेफ्ट साइड से देखोगे तो बनेगा कितना, Q1x प्लस Q2x, है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q2x इज इक्वल टू माइनस का Q1x, है ना। वापस से इसी रिलेशन को उठा के इसमें रख दिया तो मेरे पास में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखा तो माइनस का P1x आया, सॉरी Q1x आया, उसको कॉमन ले लिया तो Q1x ब्रैकेट में बचेगा P1x माइनस का P2x इज इक्वल टू यही क्वाड्रेटिक, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये बनेगा। अब अगर अपन देखें यहाँ से तो P1x माइनस P2x, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये बना था, उसको उठा के तुम जब यहाँ रखोगे तो Q1x जो है वो कितना आ जाएगा वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस का B1 माइनस B2 इंटू एक्स प्लस का C1 माइनस C2, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, ये बन गया। अगर हम यहाँ से नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो वहाँ 1 है, इधर कितना है Q1x है ना, तो Q1x जो है वो कितना आ जाएगा 1, है ना। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल तो होता ही है 0 डिग्री का, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि भाई B1 माइनस B2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3, एंड C1 माइनस C2 कितना आ जाएगा 2, सब कंपेयर कर दिया। ठीक, अच्छा अब अगर सब कुछ कंपेयर हो ही गया है ना, तो हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है वो इसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, तो है ही Q1x1 आ गया, तो यहाँ से लिखोगे तो इसी के रूट अल्फ़ा और बीटा नहीं हो जाएंगे, है ना, इक्वल टू 0 करके इसी के रूट अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और जब इसको फैक्टर वैक्टर करोगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा कितना आ जाएगा 1, मतलब अल्फ़ा या बीटा किसी में कोई भी एक 1 बन जाएगा और दूसरा जो है वो 2 बन जाएगा, चाहे अल्फ़ा 1 या बीटा 1 कुछ भी कर सकते हो। इसके फैक्टर करोगे ना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 आएगा, तो अल्फ़ा 1 और बीटा 2 हमने मान लो इस तरीके से ले लिया। ठीक है, ये आगे दो कॉमन रूट तो निकल आए, है ना। अब हमें जब चाहिए क्या, P1 3 P2 1 इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो भाई जब क्यूबिक में हम 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब वगैरह इस तरह की चीज़ आएंगी, तो इससे अच्छा तो ये है कि हम P1x और P2x को फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कितना, P1x इज इक्वल टू एक्स माइनस, है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो लैम्डा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आगे, तो x माइनस 1 इंटू दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 2, तीसरा मान लो हमने x माइनस का गामा मान लिया, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट मान लिए P1 के, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, और अल्फ़ा बीटा गामा तो इसी के हो जाएंगे, और एक डेल्टा भी आ जाएगा P2 का, है ना। तो ये आ गया। P2x को देखोगे तो ये बनेगा कितना, x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का डेल्टा, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब अगर ऑप्शन देखें तो हमें बेसिकली गामा और डेल्टा निकालना है। एक बार गामा डेल्टा निकल आएगा तो हम कुछ भी रख के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़े से ऑप्शन से भी अगर अपन खेलें तो एक चीज़ अपन यहाँ देख सकते हैं कि P1 1 या फिर P1 2 इनकी वैल्यू तो 0 आएगी, है ना। तो P2 2 ये भी 0 होगा क्योंकि x माइनस 2 का फैक्टर तो इसके में भी है। P1 1 भी 0 होगा, है ना, तो ये सब 0 हो गया। तो 4 0 2 8 ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, तो हम बोल सकते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही ऑप्शन से अगर अपन देखें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें फाइनली अब इतना निकालना कि P1 3 क्या आएगा, वही हमारा डिसाइड करेगा कि आंसर कितना बनेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अपन को P1 3 निकालने के लिए P1 पता होना चाहिए, मतलब गामा निकालना है कुल मिला के, है ना। तो देखें तभी जाके अपन अब तक, हाँ अगर टाइम कम है तो हम C और D को तो छोड़ के ही A और B में से कोई 50-50 कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हम गामा निकालते हैं। तो गामा कैसे निकालें वो देख लेते हैं। सम ऑफ रूट, है ना, देखो भाई सम ऑफ रूट लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 0 2 0 और x का कोफिशिएंट तो 1 है ना, माइनस ऑफ दिस। अच्छा ये तो तुम्हें दे रखा है कितना बनेगा, 3, तो यहाँ से गामा आ जाएगा कितना, 2017, है ना, 2017 आ गया।
तो बस अपना काम हो गया। एक तरीके से हमारे पास में P1x पता चल गया, कितना बनेगा x-1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2017। अब हमें निकालना है कि आप चाहे P1 3 निकालो, हाँ ना यही निकालना था। P1 3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 2014, तो ये आएगा माइनस का 4028, ठीक है, माइनस का 4028। 4028 के हिसाब से देखोगे तो ए आंसर आएगा, ठीक है भाई, ये बन जाएगा। ऐसे कर लेंगे, है ना। और बाकी का अगर डेल्टा भी निकालना है तो डेल्टा भी निकाल ही सकते हो, है ना। इसी लॉजिक से सम ऑफ रूट कर देना, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2021, तो एक ज़्यादा आ जाएगा इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देख क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है क्या बोला है, सपोज पी क्यू आर पॉजिटिव रैशनल, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हैं और रैशनल नंबर भी हैं, ठीक है, ठीक। सच दैट रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। देन रूट पी रूट क्यू रूट आर आर इरेशनल, है ना। इस तरीके के ऑप्शन है। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर अपन थोड़ा सा सोचें तो। देखो पी क्यू आर तो पॉजिटिव नंबर है, तो ठीक है वो रूट के अंदर जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने पॉजिटिव बोल दिया। उसके बाद रैशनल नंबर इन्होंने बोला है ना, तो बिल्कुल रैशनल नंबर बोला है तो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इन्होंने बोली, सच दैट दिस इज ऑल्सो रैशनल। अगर हम बात करें कि भाई रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर, है ना, ये जो नंबर है वो रैशनल होना चाहता है। ये तभी हो सकता है कि जब P, Q और R, है ना, ये सब के सब रैशनल नंबर के भी परफेक्ट स्क्वायर हो। हालांकि इन्होंने एक बात छुपा ली, लेकिन हमने वो पहचान ली कैसे, क्योंकि अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, तो फिर अगर मान लो इस तरीके से हुए P 2/3 हुआ, है ना, और इस Q भी और R भी इसी तरीके से हुआ, तो फिर कोई गारंटी अपन नहीं ले सकते कि ये जो नंबर आएगा वो रैशनल आएगा, है ना। हम तभी ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ में तभी बोला जा सकता है, इन्होंने जैसे बोला है कि हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर लिए, इन्होंने रैशनल के साथ एक चीज़ छुपा ली वो, लेकिन हम पहचान लिए, सच दैट दिस प्लस दिस इज ऑल्सो रैशनल। देन अगर ऐसा है ना, तो डेफिनेटली हर एक नंबर को मतलब रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर सभी को इंडिविजुअली रैशनल होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, ठीक है। सभी को इंडिविजुअली रैशनल होना पड़ेगा। तो मतलब जो P है ना, वो भी कुछ इस तरीके से 1/9 टाइप से, है ना। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा Q जो है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो Q कुछ इस तरीके से होगा 4/9 टाइप से, है ना। R जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा 13/7 का स्क्वायर टाइप से। मैं तो ऐसे ही लिख दिया रैंडम, ठीक है। ये सब रैशनल नंबर तो हैं, पी क्यू आर और रैशनल नंबर के स्क्वायर ही होंगे, तभी जाके इन का सम जो है वो रैशनल आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल को रैशनल होना पड़ेगा, मतलब पी क्यू आर को रैशनल नंबर का स्क्वायर होना पड़ेगा, मतलब रूट पी रूट क्यू रूट आर की हम इतनी जिम्मेवारी ले सकते हैं कि वो इंडिविजुअली सारे के सारे रैशनल होंगे, है ना। तो ये तो मतलब सरासर गलत है। और तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये वाला अपना आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर से इन्होंने बोला बट दिस इज इरेशनल, तो ये भी गलत है ना। और ये बोलना डी वाला कि दिस इज इरेशनल, ये भी गलत है। वो कैसे, वो ऐसे देख सकते हो, जो भी लिखा हुआ है इन्होंने रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर एक रैशनल नंबर है, मतलब वो ठीक है, मान लो क्यू ही एक रैशनल नंबर है, उसी के इक्विवेलेंट है। दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर ली, क्योंकि ये जो रूट पी आर रूट क्यू आर, है ना, ये सब चीज़ें दिख रही है वो तभी हो सकता है जब मैं स्क्वायर करूँगा, है ना। 2ab वाली चीज़ से जनरेट होगा। स्क्वायर करोगे तो बनेगा p प्लस क्यू प्लस आर प्लस का 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर, है ना, p क्यू प्लस ये बनेगा कितना p r प्लस रूट ऑफ p तो हो गया, है ना, रूट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू एक रैशनल नंबर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर देखें पी क्यू आर तो रैशनल नंबर है ही, है ना। तो रैशनल में से रैशनल घटाओगे तो रैशनल ही आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तब भी रैशनल आएगा। और फिर से जिस लॉजिक से अपन ने उसको क्रैक किया था, इन्होंने बोला कि दिस इज रैशनल, ठीक है, तो हमने बोला इंडिविजुअल्स को रैशनल होना पड़ेगा। उसी लॉजिक से हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो नंबर आए अपने पास में रूट पी क्यू प्लस रूट ऑफ पी आर प्लस रूट ऑफ क्यू आर,
है ना, ये नंबर भी कोई ना कोई एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना, क्यू स्क्वायर माइनस ये सब करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, है ना। फिर से क्योंकि ये रैशनल है तो होलो फिर से हम बोलेंगे कि भाई इंडिविजुअल्स को भी रैशनल ही होना पड़ेगा, तभी जाके ये बन सकता है, उसी लॉजिक से, है ना। तो ये बोलना इरेशनल है ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला तो है रैशनल, बट इन्होंने आगे आगे बोल दिया कि ये इरेशनल है, तो ये गलत इसलिए हो गया। तो आंसर कितना आएगा, सी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सच दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू π/4, है ना, देन द लेंथ ऑफ साइड ए बी हमें बताना है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना। देखें इसमें एंगल ए सी बी, है ना, तो जो ट्रायंगल बनेगा ए बी सी से, ए और बी पॉइंट और सी पॉइंट से, वो हमने इस तरीके से बना लिया। एंगल कौन सा, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी जो है वो π/4 दे रखा है, ठीक है, और इसके बाहर एक सर्कल आ गया, ठीक। तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो पॉइंट आ गया ए और ये आ गया बी और ये आ गया सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें सर्कल का मान लो सेंटर ये है, तो ए सी बी जो एंगल है वो कितना है, π/4 है, ठीक है। इससे तो कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। अगर अपन देखें तो सेंटर पे ये ए बी कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करेगी, यहाँ π/4 है सर्कमफेरेंस पे, तो यहाँ कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा भाई 90 डिग्री। चलिए ये जो सेंटर है थोड़ा सा इधर हो गया, देखो ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, सेंटर यहाँ पे, ठीक है, ओ मान लिया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ए ओ बी जो ट्रायंगल है वो तो एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, किस पे, ए ओ पॉइंट पे। अच्छा रेडियस इसकी जो दे रखी थी वो तो 1 थी, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा एंड ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया एक तरीके से। ए बी जो आएगा वो कितना बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना बनेगा √2। तो ये तो सिंपल सा सवाल था, √2, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है लेट एक्स एंड वाई बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, सच दैट x + y = 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/x + 1/y क्या होगी वो बताना है। तो देखो पहली हिंट तो हमें यहाँ मिली है कि x और y पॉजिटिव नंबर है, दूसरी हिंट हमें यहाँ मिली है कि मिनिमम वैल्यू वगैरह निकालनी है ना। तो फिर हम किस बात की देरी कर रहे हैं, है ना। और जो चीज़ें हमें चाहिए AM GM HM लगाने में इनइक्वालिटी वाला, वो सब अवेलेबल है। तो हमने लिख दिया AM > GM > HM। अब किन नंबर्स में AM GM लगा रहे हैं, है ना, x और y में। तो AM कितना हो जाएगा इनका x + y डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका GM कितना हो जाएगा x × y इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM कितना बनेगा 2/1/x + 1/y, ये इनका HM हो जाएगा। अब अगर अपन देखें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दे रखा है, यहाँ रख देंगे, हमें इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो हम जब AM GM से बड़ा है तो डेफिनेटली HM से भी बड़ा ही होगा, है ना। तो सीधे सीधे हम इस वाली इनइक्वालिटी को उठा लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1/x + 1/y। एक्स वाई पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी की सेहत पे। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 1/x + 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो मिनिमम वैल्यू हम बताएंगे इसकी 4 है, और लेकिन इसके साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि क्या ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ये दोनों नंबर बराबर हो। क्या ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं, मतलब x = y क्या हो सकता है, तो हमने देखा है और इसको बोल देगा हाँ हो सकता है, ठीक है, हाफ, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी 1/x + 1/y की जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 4, ये आंसर आ जाएगा। आसान सा सवाल था, बस अपन को अक्सर हम AM > GM के चक्कर काटते रहते हैं, वो बेचारा अकेला रह जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, आसान से थोड़ा सा बढ़िया सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख, 6 में बोला गया लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट E इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सेटिस्फाइंग A = B = C = D, है ना, इस तरीके से दे रखा है। और बाकी कुछ एंगल्स इन्होंने बोल रखा है, सपोज DAB एंड ABC एंड BCD इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये जो एंगल है वो AP में है, ठीक है। देन द मीडियन ऑफ द सेट, चलिए एक बार इसको बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो हमने पहले तो क्या बना लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है भाई। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे अपन, मान लो इस तरीके से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल हो गया, सब बातें ठीक है। और ई कोई भी एक अंदर पॉइंट है ना, मान लो यहाँ पे कोई ई पॉइंट आ गया, ठीक है। मान लो कहीं यहाँ पे है जिसकी इनसे और इनसे डिस्टेंस जो है वो सेम है, यही बोला है इन्होंने। ए बी सी डी सभी से, चारों जो वर्टेक्स हैं उनसे डिस्टेंस जो है वो सेम है ना। इस बात का अपने आप में एक मतलब निकलता है कि ये जो चारों के चारों पॉइंट है ना एक सर्कल पे है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ से हमने ये बात समझी कि जो ए बी सी है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब आगे पढ़ो, इन्होंने बोला है कि जो एंगल डी ए बी, तो डी ए बी ये एंगल, और एंगल ए बी सी ये एंगल, और एंगल बी सी डी ये एंगल जो है वो किस में है, ए पी में है, ठीक है। तो अगर ए पी में है तो मैंने मान लिया कि बीच वाला, ए पी में 3 टर्म को अपन मानते हैं ना, ए प्लस डी, ए माइनस डी, इस तरीके से। तो ये बीच वाला है तो मैंने इसको मान लिया ए तो छोड़ो, क्या थीटा मान लेते हैं। तो थीटा प्लस डी ये एंगल हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस का डी, इस तरीके से। अब इन्होंने हमसे बोला है क्या, तो मीडियन ऑफ द सेट, है ना। तो इस सेट की बात करें तो डी ए बी जो एंगल है, डी ए बी, अच्छा ये थीटा माइनस का डी लिखा हुआ है, ए बी सी तो थीटा ही लिखा हुआ है, और बी सी डी यही लिखा हुआ है। अच्छा, तो मीडियन जो आएगा वो भी तो इसका थीटा ही आएगा भाई, है ना। चाहे डी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं। फिर भी थीटा तो बीच में ही रहेगा, तो मीडियन तो ये आएगा, चाहे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आंसर थीटा ही आएगा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हमने अभी तक इस बात का कोई मैथमेटिकली यूज़ नहीं किया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये एंगल थीटा माइनस हो गया, ये सब हो गया, इन सब का सम कितना बनेगा, 3 थीटा। तो टोटल एंगल 2 पाई होता है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 2 पाई माइनस का 3 थीटा। अच्छा, ये बन गया 2 पाई माइनस का 3 थीटा। तो यहाँ से जो मतलब अपोजिट एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई 2 पाई माइनस का 3 थीटा प्लस ये वाला थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, पाई, है ना। तो यहाँ से देखोगे तो माइनस का 2 थीटा तो वो इधर जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई। तो थीटा कितना बनेगा, पाई बाई 2। यही हमसे पूछा था, है ना। तो मीडियन थीटा है और थीटा कितना आया, 90 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। सही है, पाई बाई 2 देखोगे तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना डी। सही है, ठीक क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर वाई इक्वल टू 5 की पावर एक्स इंटू वाई। तो देखो, जैसे हम यहाँ देखें तो एक इक्वेशन है, 2 अननोन है ना। अगर कोई भी एक्स और वाई पे इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो फिर अपन इसको नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमें जो भी इंटीजर्स देखनी, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू देखनी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, अगर हम बात करें 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर वाई इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स इंटू वाई का, ठीक है। तो बड़े आराम से यहाँ पे ऑब्जर्व करके हम एक ऑर्डर्ड पेयर बता सकते हैं। वो कौन हो जाएगा, x की वैल्यू भी 1 ले लो और y की वैल्यू भी 1 ले लो। तो 1 इंटू 1 इधर भी 1 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया, इधर 3 की पावर 1 3 हो गया, एंड 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। एक सॉल्यूशन बड़े आराम से देखिए। अब बात ये आती है कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगी, इसकी भी तो हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसे देख सकते हैं 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर वाई इक्वल टू 5 की पावर एक्स इंटू वाई। तो पहले तो थोड़ा बहुत इस तरीके से फील लिया जा सकता है कि अगर अपन बात करें, यहाँ पे मैंने कोई भी एक किसी एक को फिक्स कर दिया, 1 ही रखा, ठीक है, किसी एक को 1 ही रखा। क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, मान लो मैंने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 कर दी, तो देखो यहाँ पे 5 की पावर 4 हो जाएगा 625, और यहाँ पे देखो कितना बनेगा, 2 की पावर 2 4, और ये 3 की पावर 2 9, 9 और 4 13 ही बनेगा, तो 625 बन गया, है ना। देख रहे हो आप,
अगर मैं y और x की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, 1 और 1 के अलावा कुछ और रखना स्टार्ट कर देता हूँ, राइट साइड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो ये लेफ़्ट साइड कितना ही कुछ कर ले, कभी भी इसको मीट कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन यही आएगा, x = 1 y = 1। बड़े आराम से इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे y = 1 मैंने फिक्स कर दिया, है ना। तो जो इक्वेशन बनेगी x में आ जाएगी 2 की पावर x + 3 की पावर 1, मतलब 3 = 5 की पावर x, ये बन गई, है ना। अब अगर अपन ग्राफिकली जाएं तो भी इसी चीज़ को जो मैंने बोला वो अपन गैप को फील कर सकते हैं, दिख जाएगा। ये x है, ये y है ना। तो y = 3 वाली लाइन मेरी ये बन गई। तो जो 2 की पावर x + 3 का ग्राफ बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके चला जाएगा। और जो 5 की पावर x का ग्राफ आएगा, 5 की पावर x का जो ग्राफ आएगा वो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। वो यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है इसको तो ऊपर आना ही है। क्यों आना है? बड़े आराम से देख सकते हो, मैंने x की वैल्यू 2 उठाई तो ये 25 हो जाएगा, और इधर ये 4 और 3 7 तक ही रह जाएगा, है ना। और उसके बाद में, और जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो 125, और इधर कुछ छोटा मोटा 4 रखोगे तो 625, ये छोटा मोटा, है ना। तो ये गैप तो ऊपर बढ़ता जाएगा, ब्लैक वाला ग्राफ तो ऊपर आना ही है, और ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा जब ऊपर आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ x = 1 ही एक सॉल्यूशन यहाँ से देगा, ठीक है। ऐसे ही तुम उल्टा भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करूँगा 2 3, है ना, तो 2 पे जो गैप आएगा वो कुछ ऐसा गैप होगा, 3 पे जो गैप आएगा, ठीक है, वो इससे भी कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो फिर और कोई सॉल्यूशन आने वाले नहीं है। वो उस चीज़ को मैं यहाँ से भी देख के बता सकता हूँ, ठीक है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे x है, अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है ना। 1 तो हमने देख लिया, उसके आगे 2 3 4 इस तरह की बातें करेगा। जब इसको मल्टीप्लाई होगा ना पावर में, तो ये चीज़ तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है ना। तो फिर एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन आ नहीं सकता। आंसर आएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, इफ़ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2021 आर रिटन एज अ सिंगल इंटीजर लाइक ये, देन द 2021th डिजिट क्या होगा अगर अपन लेफ्ट से काउंट करें, है ना, ये बताना है। देखो क्वेश्चन तो समझ ही गए क्या करना चाहते हैं इसमें, ये है ना। 1 से 2021 तक के जो भी इंटीजर्स हैं उनको सबको उठा के एक साथ लिख दिया और एक इंटीजर बना दिया, और हमसे पूछा रहा है 2021th डिजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंगल डिजिट वाले भी आएंगे अपने पास इंटीजर, जैसे कि 1 2 एंड सो ऑन। ये कब तक आएंगे? 9 तक। फिर डबल डिजिट वाले स्टार्ट हो जाएंगे 10 11 12, और ये हमारा कितना आ जाएगा 13 एंड सो ऑन। तो सारे क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। और फिर स्टार्ट हो जाएंगे 3 डिजिट वाले, 100 से लेके और आगे तक चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर अपन बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 ही इंटीजर्स लिए और उनको एक इंटीजर बना के लिख दिया 1 2 से लेके, तो टोटल नंबर देखें तो 10 ही हुए। लेकिन अगर देखें इस वाले इंटीजर में कितने डिजिट आएंगे, तो हम बोलेंगे 11, है ना। तो उसी तरह की यहाँ पे कुछ कुछ बातें हमें देखनी होंगी, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अगर अपन देखें सिंगल डिजिट वाले यहाँ से यहाँ तक जो है वो टोटल 9 नंबर है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि पता तो है 1 से लेके 9 तक जो भी नंबर आएंगे, है ना, वो टोटल नंबर काउंट करें तो 9 ही है। इसी को हम ऐसे निकाल लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 करके, तो ये 9 के इक्वल ही आ जाए। क्योंकि कभी कभी हमें डायरेक्ट इस तरीके से नहीं देख पाओगे तो हमें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 करके। तो हर एक में एक डिजिट है, तो 9 × 1 प्लस, अच्छा 2 डिजिट वाले कितने हैं? 99 है, 10 से लेके 99 तक, ठीक है। तो टोटल कितने आएंगे? 90 नंबर्स आएंगे। कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, ठीक है। तो 90 आ जाएंगे, है ना। तो 90 इंटू, हर एक में 2 डिजिट है, तो कितना आगे तक आ चुके होंगे? 90 × 2। अच्छा अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट वाले तो नंबर खत्म हो चुके होंगे। तो कितना बनेगा? 180 + 9 189। अब हमें देखना है, हमें तो यहाँ रुकना नहीं है। अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या 189 का, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 99 तक के नंबर को लेके एक इंटीजर बनाता और उनको इस तरीके से लिखता, तो मैं पूछता कि 189th प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो मेरा आंसर होता 9, ठीक है। बट हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें कहाँ तक जाना है? 2021
पर जाना है, तो 2021 में से हमें कितना और आगे चलना है, तो हमने इसको घटा के निकाल लिया। तो 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा, इधर 11 में से 8 गए तो 3 बचेगा, 19 में से 1 तो 18, तो 1832। ठीक है, इतना और आगे जाना है, बट ये आगे हम पहुँचेंगे कितने 3 डिजिट वाले नंबर से, है ना। तो हमने इसमें 3 से डिवाइड लगा देख लिया कि कितने 3 डिजिट के नंबर हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो 3 से हमने यहाँ डिवाइड लगाया, तो ये बनेगा 3 6 18, 3 एकम 3 और एक 0 आएगा और ये 2 बचेगा और ये 3, है ना। तो इसका GIF करोगे तो 610 आ जाएगा। तो टोटल अगर अपन देखें तो 610 नंबर जो हैं वो तो कम्प्लीटली मिल ही जाएंगे तुम्हें। ठीक है, और एक नंबर को और लिखना पड़ेगा जिसके 2 डिजिट आगे चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले तो हम 610 देखें तो वो कौन सा नंबर यहाँ आएगा 610 आगे बढ़ने पे। ठीक है, तो वो हमने निश्चय लिख लिया फाइनल, वही नंबर की तलाश है, फाइनल माइनस इनिशियल तो 100 से स्टार्ट होगा, +1 इज इक्वल टू, और ये कितने नंबर है 610। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो फाइनल कितना आ जाएगा, ये देख लो आप। उधर गया 710 आ गया, उसमें से 1 निकाल दोगे तो 709। ठीक है ना, 709 ये बनेगा। तो अगर इसकी जगह देखें तो ये नंबर आएगा कितना 709। ठीक है, अब 709 के आगे पता ही है कितना आएगा 710 आ जाएगा, 710। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ठीक है 709 तक, ठीक है, जो कि 610 थे, कुल मिला के 189 प्लस हमने क्या लिखा 610 इंटू 3 करोगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 3 6 18 और 189 करोगे तो समझ ही रहे हो 2 की और कमी है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो हमने बोला 2 डिजिट और चाहिए, तो एक नंबर और लिख लिया, उसके 2 डिजिट हमने चुपचाप से गिन लिए। तो बोलो इस जगह कौन सा आएगा, ये 2021th डिजिट जो होगा वो कौन आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, जब इसको लिखोगे तो ये बनेगा कितना 2019th, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको 9 जो आएगा वो 2019th डिजिट होगा, ये बनेगा 20 वाला और ये 21th वाला। ठीक है, ये हमसे पूछा तो आंसर कितना आएगा 1, मतलब बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, काफ़ी यूज़ हुआ दिमाग का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। In a triangle ABC, a point D is chosen on BC such that BD is to DC equal to 2:5 दे रखा है, और PB a point on a circle of ABC such that ये एंगल बराबर ही है, तो PD अपन PC हमें बताना है। तो देखो भाई सर्कल भी बनाना है और ट्रायंगल भी बनाना है, तो एक काम कर लेते हैं, हमने एक कोई ट्रायंगल बनाया, ठीक है, कोई भी हमने एक ट्रायंगल बना लिया, सही है, और इसका सर्कल भी बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये ट्रायंगल मेरे पास बन गया ABC, क्लियर है। अच्छा, जो D पॉइंट इन्होंने लिया है BC साइड पे लिया है, जो कि B से तो नज़दीक है और C से दूर है, तो D मान लो मेरा कुछ ऐसा आ गया जिसका रेशियो 2:5 हो गया। अच्छा, अब अगर अपन देखें इसको, मैंने देखा आगे चल के ये D पॉइंट हो गया ना। अच्छा, P पॉइंट हमें सर्कल पे इस तरीके से लेना है कि एंगल PDB है ना इज इक्वल टू एंगल BAC। तो मान लो ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। मान लो मैंने P पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया, तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये बनेगा, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर बता रहे हैं, तो थीटा मैंने लिख लिया, सही है। अच्छा, और हमें PD/PC इन्होंने डिमांड करी है, बताओ PD/PC क्या आएगा। तो PD तो ये दिख रहा है और PC ये हमने दिखा दिया, ठीक है, PD/PC हमें निकालना है। अच्छा, अब अगर ये बनाते ही तुम्हें दिख जाएगा कि भाई ये BC तो कॉर्ड है, तो जो एंगल A पे सबटेंड करेगी वही एंगल B पे भी सबटेंड करेगी, है ना, वही एंगल B पे भी P पे भी करेगी, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब बाकी सब भूल जाओ, इसको देखो, ये रेड वाला जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ठीक है, इसको देखते रहो, यही में है, इसी में है सब कुछ। तो यहाँ पे PC भी है, ये PD भी है, तो एक तरीके से अगर अपन देखें तो एक तो ये छोटो वाला ट्रायंगल दिखेगा, एक ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल हमें दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे रेशियो वगैरह पूछा है तो सिमिलर ट्रायंगल वगैरह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो हमें सिमिलर ट्रायंगल वगैरह पहले तो प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए एंगल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी।
है ना। तो दिख रहा है साफ साफ, अगर अपन देखें तो ये जो थीटा एंगल है ये बड़े वाले ट्रायंगल में, जैसे PBC अगर मैं बोल दूं तो ये थीटा एंगल यहाँ पे और ये वाला थीटा छोटा वाले ट्रायंगल में PDB में बराबर है ना, थीटा थीटा है। अच्छा, एक और एंगल हम बता सकते हैं बड़े आराम से, ये वाला जो एंगल है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी वही एंगल होगा अल्फ़ा अगर है तो, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी वही एंगल होगा जो कि उसमें। तो जब दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी सेम होगा, तो बोलो सिमिलर ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ कि हाँ, इसी चीज़ को लिख दिया कि भैया एंगल BP और C बराबर कितना है, एंगल BDP, और ये सब थीटा के बराबर है। ऐसे ही एंगल PBD छोटे वाले ट्रायंगल में बराबर एंगल PBC मान लो अल्फ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात हो गई प्रूफ कि ट्रायंगल PC या PBC, है ना, जो भी लिखना है, ट्रायंगल PBC इज सिमिलर, है ना। किसके सिमिलर आएगा वो हम लिख लेते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल है उसको थोड़ा ऑर्डर में ऐसे लिख लेते जिससे कि अपन रेशियो लें तब अपन बड़े आराम से देख पाएँ चीज़ों को। तो जो P आया है ना बड़े वाले ट्रायंगल में, P जो पॉइंट है उसी पे थीटा एंगल बना है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो उसके हिसाब से D पॉइंट आ रहा है, तो हम D को पहले लिख लेते हैं जिससे कि हमारा जब रेशियो लें तो बड़े आराम से चीज़ें हो जाएं। उसके बाद में B पॉइंट आया है, तो B पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी B, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया, है ना। उसके बाद में अब तो कोई एक ही पॉइंट बचा है, D और B यूज़ हो गया तो P, तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमने एक काम कर लिया, देखो ट्रायंगल BPC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB आ गया, है ना। हमें चाहिए PD/PC, तो PD/PC, तो देखो DP, है ना, या PD, बात तो सेम ही, डिस्टेंस ही बताएगा। और यहाँ से ये 1-3 देख पा रहे हो, 1-3 और 1-3 इसमें भी ये यूज़ होगा। तो हमने लिख दिया भाई PC/DP इज इक्वल टू, ठीक है, 1-3 यूज़ हो गया दोनों वाले ट्रायंगल में। तो अब किसी के भी बराबर कर देते हैं, 1-2 के बराबर इधर उधर से, है ना। तो अब हमें ट्रायंगल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑर्डरिंग इस तरीके से कर रखी है। तो AB क्यों, यहाँ पे कितना आएगा, PB/DP, है ना। 1-2 कर रहे हैं अपन, सही है। एक इक्वेशन ये बना ली। ऐसे ही हमने फिर से लिख दिया 1-3 PC/DP या PD जो भी लिखना है इज इक्वल टू, हमने 1-2 यूज़ किया था ना, अब 2-3 यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से 2-3 कितना बनेगा, BC, और यहाँ से कितना आ जाएगा, BP, है ना। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, ठीक है। 1/2 करोगे तो यहाँ से हमें दिख जाएगा कितना, PC/DP या PD जो लिखना है लिखो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो BP और PB तो सेम ही, BP PB, तो वो कट जाएगा और ऊपर कितना आएगा, BC, और नीचे कितना बनेगा, DB या BD, सही है, ये आ जाएगा। अब देख लो BC कितना बनेगा, है ना। BC इसको मान लो अपन ने, जो BD है वो 2x हो गया और जो DC है वो 5x हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5x। तो टोटल अगर अपन BC देखेंगे, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 7x। तो BC की जगह लिख दिया कितना, 7x, और नीचे BD कितना आ जाएगा वहाँ से, 2x, है ना। तो x से x गया तो ये आ जाएगा 7/2, ठीक है। अब रेशियो तुम्हें क्या चाहिए, PD/PC, तो इसको पलट दो और रूट ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, √2/7, तो √2/√7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब D, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर तरीका ही हो गया इसको करने का, है ना, ये बन जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th जो क्वेश्चन है उसमें मतलब अगर अपन देखें इस तरीके के क्वेश्चन आपको जेई की प्रिपरेशन के दौरान भी मिले ही होंगे, है ना। हर एक टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर एक पैटर्न पता चल जाएगा और उससे अपन बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म अगर अपन देखें तो नीचे लिखा हुआ 2/2018 + 1 और ऊपर लिखा हुआ 2/2020 + 1, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहती है कि भाई जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है ना, उसी को न्यूमरेटर में हम किसी तरीके से क्रिएट करें एग्जैक्टली वो, जिससे कि डिवाइड लगा के थोड़ा कुछ अलग करें और इंटीजर कुछ अलग दिखने लगे और कुछ अलग दिखने लगे, ठीक है। फिर हम चीज़ें पहचान लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, जैसे कि फर्स्ट टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, है ना, तो फर्स्ट टर्म में 20 है, इसमें से 18 बनाना 2 चुरा लिया,
है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ कितना बनेगा 2 की पावर 2018, ये बन गया। ठीक है, अब मुझे अकेला सिर्फ ये नहीं बनाना, ये भी बनाना है +1, तो मैंने काम किया +1 किया और ऐसे कर दिया। तो इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो मैंने ऊपर था 1 और मैंने कर क्या दिया यहाँ पे 4 लिख दिया, है ना, तो 3 को घटाना पड़ेगा, तो 3 को घटाया और अलग अलग भी कर दिया लगे हाथ। ठीक है ना, ये बनेगा। और इसके नीचे हमने 2 की पावर 2018 + 1 लिख दिया। ठीक है, ये इससे कटेगा, है ना, तो ये आएगा कितना 2 का स्क्वायर -3/2 की पावर 2018 + 1। ठीक है, ये GIF है तो ये तो इंटीजर बनाएगा। अगर हम देखें इसके ऊपर थोड़ा गौर करें, है ना, ये लिखा हुआ 3, ऊपर तो 3 है बेचारा, नीचे कितना है 2 की पावर 2018 + 1, बहुत बड़ा नंबर। तो डिवाइड जब करोगे तो ये तो नंबर जो है वो 0 के पास रहेगा, है ना, 0 से 1 के बीच में ही नंबर रहेगा। तो 2 के स्क्वायर में से जब ये नंबर हम घटाएंगे, है ना, तो 2 के स्क्वायर की मतलब ये 4 से कुछ कम होगा इसके अंदर वाला वैल्यू, तो उसकी ऑब्वियस ही बात है GIF वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, या मैं इसको ऐसे लिख दिया 2 का स्क्वायर -1। अब तुम समझ चुके हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से भी मैं यही लिखूंगा 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2018, है ना, और उसके बाद में +1 करके और यहाँ पे -8 कर दूंगा और अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर और फिर GIF के अंदर तो वो कितना आएगा 3 का स्क्वायर -1। सही है, तो पहला टर्म आया कितना 2 का स्क्वायर -1, सेकंड आएगा 3 का स्क्वायर -1। ठीक है, 3 का स्क्वायर -1, ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में आएगा कितना 6 का स्क्वायर -1, ये बनेगा। ठीक है, बस ये आ जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई करना अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये देखो अपने पास में 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, तो ये तो इस तरीके से चलने लगा, तो हमने एक और दे दिया इसको। ठीक है ना, तो ये फिर सीधे सीधे फॉर्मूले में फिट बैठ जाएगा, डॉट 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 प्लस का, 2 प्लस आ गए, डॉट 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 प्लस का 6 का स्क्वायर माइनस टोटल 6 थे ना, सॉरी टोटल 5 टर्म थे, तो 5 माइनस करूँगा, लेकिन अब 6 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हमने इसको दे दिया ना। अब फॉर्मूला लगा दिया इसका, सिग्मा n स्क्वायर कितना बनेगा n इंटू n+1, है ना, तो n ये हो गया इंटू n+1 कितना हो गया 7 इंटू 2n+1, 6 दूनी 12 और 1 13, नीचे कितना बनेगा डिवाइड बाई 6 माइनस का 6, 6 से 6 गया 13 7 91, 91 - 6 करोगे तो कितना बनेगा 85, है ना, ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, आसान सा सवाल था। 85 मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इस तरह के क्वेश्चन भी अपन करते ही हैं। यहाँ बोला गया लेट आर बी द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 2021 की पावर 2020 इज डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2020 का स्क्वायर, है ना, तो आर लाई बिटवीन किसके बीच में आएगा आर, वो बताना है। तो देखो भाई, इस दिस इज डिवाइडेड बाई दिस, है ना, तो इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया इसके फॉर्म में 2020, तो 2021 लिखा हुआ है, इसको तोड़ दिया, हमने लिखा 1 + 2020 की पावर ये, सही ना, 1 + x की पावर n के फॉर्मेट में हमने लिख लिया, है ना। अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं बाइनोमियल से, कितना बनेगा NC0, है ना, तो 2020C0 प्लस इसकी पावर 0, पहले वाले की पावर डिक्रीज़ होती है और दूसरे वाले की पावर, सेकेंड वाले की पावर इंक्रीज़ होती है ना, तो इसकी अभी मतलब डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है, इसकी 1 की पावर 2020 आएगा और इसकी पावर 0 तो 1 बनेगा और वो भी बनी हुई। तो यहाँ से कितना आएगा 2020C1 इंटू उसकी पावर अब आ जाएगी 1, 2020 की पावर 1, ठीक है, 2020 की पावर 1 प्लस 2020 का C2 इंटू 2020 का स्क्वायर, इस तरीके चलता रहेगा। सही है, और ये आखिरी तक आता ही रहेगा 2020 C 2020 और ये बनेगा 2020 की पावर 2020। ठीक है, ये टोटल इसमें अगर देखें तो कितने टर्म बनेंगे 2021 टर्म बनेंगे, एक ज़्यादा बनता है n+1 टर्म्स आते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें डिवाइड करना है किससे, इससे 2020 के स्क्वायर से। ठीक है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इस तरीके से लगाओगे तो आप देख सकते हो आराम से इसको थोड़ा सा अगर अपन देखें तो पहला टर्म तो 1 ही है ना, NC0 1 आ जाएगा। सेकंड टर्म NC1 n होता है तो
n इंटू एन, तो एन स्क्वायर मतलब 2020 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन देखें तो बड़े आराम से हम 2020 को कॉमन ले सकते हैं, देख पा रहे हो। इस टर्म से भी 2020 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इससे भी बाकी की जो आगे आएंगे उनमें तो ऑब्वियस ही बात है 2020 की पावर 3 4 5 6 इस तरीके से आएंगे, है ना। तो कॉमन लेने के बाद जो भी कुछ आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू ही बनेगा, जो भी बनेगा वो एक इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से देखोगे तो भैया इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, है ना। तो जब तुम इसमें डिवाइड लगाओगे, मान लो अगर ये मेरा कोई x नंबर है, ठीक है, तो x डिवाइड बाई ये करोगे 2020 का स्क्वायर, तो 1/2020 का स्क्वायर बचेगा, और प्लस बाकी तो नंबर एक इंटीजर ही देके जाएगा, क्योंकि ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है ना। तो सब कुछ डिविजिबल है, बस यही रह जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। तो 1 किसके बीच में आता है, इसके 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 इसके, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो बोला गया इन अ ट्रायंगल ए बी सी द एल्टीट्यूड ए डी एंड द मीडियन ए ई, है ना, डिवाइड ए इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, इफ बी सी इक्वल टू 28 देन द नियरेस्ट इंटीजर टू ए बी प्लस ए सी। ओके, देखो भाई, पहले तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, और जो कि एक मीडियन आई है और एक एल्टीट्यूड आए हैं, जो ये दोनों मिलके एंगल ए को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सही। तो चलो फिर बनाते हैं एक ट्रायंगल, सही है, ये बन गया। यहाँ पे एक हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉप कर लिया ए डी, और एक हमने मीडियन लिख दी ए ई, सही है, ए बी सी, ठीक है। और 3 इक्वल पार्ट में भी बांट दिया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सबको थीटा 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 मैंने बोल दिया। और ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, सही है। और ये मीडियन है तो ये आधा आधा हो जाएगा। अच्छा, आगे देखो, बी सी इन्होंने कितना दे रखा, 28, तो बी सी 28 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, और 14, है ना। और ये तो है ही कितना, 14, ठीक है, सही है। अच्छा, अब अगर अपन इस वाले ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक ये है एक ये है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, है ना। और ये वाली साइड तो हो गई कॉमन, और ये एंगल और ये एंगल बराबर, बिल्कुल। तो ये तो इसके ऊपर फोल्ड करके इस तरीके से आएगा, मतलब कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, है ना। तो हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डी जो है वो भी इसका मतलब बी का मिड पॉइंट हो गया, तो ये बनेगा 7, ये बनेगा 7, सही है। इतना चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, और ये तो खुले आम मतलब दिख रहा है 2080। तो ये सी है, तो फिर इस ट्रायंगल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्करेंट है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये भी सी आ जाएगा, ठीक है। अपन को निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हमें निकालना है ए बी प्लस ए सी, मतलब ए बी ये है और ए सी है, मतलब हमें ये बी प्लस सी चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, सी प्लस बी चाहिए, ठीक है, मतलब ये और ये निकालना है, ठीक। तो देखें भाई कैसे करेंगे इसको, समझते हैं। इस ट्रायंगल में हमें ये पता है, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में देखें तो ये 7 हमें पता है ना, और तो हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। ये एंगल पता है 90 डिग्री, इतनी सारी चीज़ें पता है, थीटा वगैरह कुछ हमें पता नहीं है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको हमने मान लिया कुछ h है, मतलब जो भी अपन ने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया ना ए से, ठीक है, ए डी, वो मान लिया स्मॉल h है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कितना, इस वाले ट्रायंगल में अगर अपन देखें तो मैं यहाँ से लिख दिया कितना, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 7/h, ठीक है ना, 7/h लिख दिया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक तो मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, एक तो मैं ऐसे लिख सकते हो कि ये एंगल टोटल कितना होगा 2 थीटा, और ये हमारे एक तरीके से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल भी, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही देख रहे हैं। तो इसमें हमने देख लिया इधर वाले में, तो इन दोनों को मिला के हम देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से अपन tan ऑफ 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल 21 हो जाएगी भाई, है ना, ये हो गया 21, और ये तो h ही आ जाएगा। हाँ, तो अब काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया कितना,
tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 21/h डिवाइड कर दिया, है ना। तो डिवाइड करने के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में, tan थीटा, नीचे इसका फॉर्मूला खोल दिया 2 थीटा वाला, तो बनेगा 2 tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो दिस अपॉन दिस बनेगा, मतलब 1/3 आ जाएगा। सही है, 1/3। ठीक है भाई, 1/3 ये बनेगा। अच्छा, यहाँ से देखोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास कितना आ गया, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। तो इसको इधर देखोगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक है, प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस वाला लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्रायंगल के एंगल है, 3 थीटा जो है वो, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से देखोगे तो थीटा मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 30 डिग्री आने का मतलब समझ रहे हो, थीटा 30 डिग्री आ गया तो ये हो गया 90, ये एंगल हो गया कितना, 90, और ये एंगल तो 30 डिग्री दिख ही रहा है ना। अच्छा, अब मुझे सी निकालना था। इसको और इसको देखा और इस एंगल को देखा तो मुझे याद आया साइन लगा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कितना, साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन सी, तो 7/c, तो c कितना आ जाएगा, 7 एक मिनट, c इधर गया और इधर आ गया, तो 7 × 2 कितना आ गया, 14, तो c तो आ गया भाई 14, है ना। तो ए बी हमने लिख दिया कितना, 14। अब हमें b निकालना है, तो b कैसे निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। अच्छा, b तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही आ गया, तो हमने लिख दिया भैया कितना, b स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर, है ना। तो b स्क्वायर प्लस, और ये तो है ही 14 का स्क्वायर, है ना। ये तो कितना हो गया, 14 का स्क्वायर, c जो आया अपना कितना है, 14 आया ना, तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो, b स्क्वायर अपने पास आ गया कितना, 28, तो 28 को अपन ने लिख लिया 14 × 2, तो 14 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4, तो 4 टाइम्स 14 का स्क्वायर है, तो 3 टाइम्स 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं b बोल सकता हूँ कितना आ गया, 14√3। ठीक है, तो ये तो आया 14 और ये आया 14√3, 14 कॉमन ले लिया, अंदर बनेगा 1 + √3, 1 + √3 मतलब 2.732 टाइप की बात है। ठीक है, ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 2.732 इंटू 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और सॉरी ये कुछ नहीं, 4 दूनी 4 12 के 2 हाथ से लगी 1 आ गया, और 4 7 चौक 28 और 1 29 के 2 हाथ से लगी 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया, तो 2 3 7 और ये बनेगा 2, है ना। तो 8 4 12 8 और ये 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है ना। तो नियरेस्ट इंटीरियर देखोगे 38 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे। क्वेश्चन तो इजी था, है ना। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट तो इसी करें मोटे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर A1 A2 A3 A4 A5 in which the first letter A1 does not occupy the first position and the second letter A2 does not occupy the second position। बहुत सिंपल सा है ना, डी अरेंजमेंट का स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, PNC में अपन करते ही इसको। तो यहाँ पे अपने पास में वही एनवेलप और लेटर वाली कहानी बता रहे हैं, है ना, बट इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बोली। अपने पास में A1 A2 A3 A4 और A5 ऐसे करके 5 लेटर्स हैं। ठीक है, इसकी करेक्ट पोजीशन मान लो ये वाली ही है पहली, और इसकी करेक्ट पोजीशन जो इन्होंने बता रखी है सेकंड वाली है, और इसकी यही है, और इसकी यही है थर्ड वाली, और फोर्थ वाली, ऐसे करके, है ना। 1 2 3 4 5 वही अपना लेटर और एनवलप वाला चक्कर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये दे रखा है। अब बोला गया है कि A1 और A2 अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, A1 और A2 को करेक्ट पोजीशन पे तो नहीं जाने देना है। ठीक है, तो मतलब A1 A2 अपनी A1 पहली वाली पोजीशन में नहीं जाएगा, A2 दूसरी वाली पे नहीं जाएगा, और कहीं ये चले जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बाकियों के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम बाकियों के बारे में सारे केसेस को डील करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो
तो पहले तो हम बोलेंगे भाई पांचों लोग तुम एक काम करो डी-अरेंज हो जाओ, है ना, पांचों ही लोग को डी-अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पांचों लेटर्स को डी-अरेंज करने के D5, है ना, D5 तरीके। फिर हमने बोला उनमें से एक काम करो, पांच में से जो है पांच में से पांचों को डी-अरेंज नहीं किया अपन ने। ठीक है, मतलब एक केस तो ये हो गया कि पांचों को डी-अरेंज कर दिया। दूसरा हम केस ये ले रहे हैं कि भाई हमें इन दो को तो डी-अरेंज करना ही करना है, इन दो को तो डी-अरेंज करना ही करना है। इन तीन में से कोई भी, हमने एक को बोला कि तुम तो अपनी सही पोजीशन पे ही जाओ, है ना। तो हमने बोला कौन जाएगा सही पोजीशन पे, तो तुमने बोला तुम्हें तो पता है 3C1 से पूछ लो। ठीक है, तो 3C1 से हमने पूछ लिया कि A3, A4, A5 में से कौन अपनी करेक्ट पोजीशन पे जाएगा। देख रहे हो ध्यान से, पहले हमने वो केस लिए, इसमें तो A1 और A2 को तो डी-अरेंज करना ही करना है। हमने बोला कि तीन बाकी जो A3, E4 है ना, इनसे उनको बोलते तुम भी डी-अरेंज हो जाओ। ठीक है, या फिर हमने ये बोला कि भाई अब हम एक काम करते हैं, इन तीन में से एक काम करते हैं, अब बोलते तुम में से कोई एक अपनी करेक्ट पोजीशन पे चले जाओ। तो हमने बोला 3C1 से वो सिलेक्ट हो गए कि कौन सा एक होगा। उसके बाद में अब टोटल 4 लोगों का डी-अरेंजमेंट है ना, तो D4 आ जाएगा प्लस अगला। अभी हमने तीन में से एक को सही जगह भेजा था, अब बोलेंगे तीन में से दो तुम लोग सही जगह जाओ, तीन में से दो सही जगह जाएं और बाकी के तीन का डी-अरेंजमेंट हो जाए। उनमें कौन कौन होगा, A1, A2 तो डेफिनेटली होंगे, है ना, और A3, A4, A5 में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, जो कि डी-अरेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो तीन में से दो अपनी सही पोजीशन पे जाने के तो एक ही तरीके होते हैं भाई, है ना, प्लस अब तीन में से तीनों को बोल दिया तुम अपनी सही पोजीशन पे जाओ, एक तरीके से सही पोजीशन में जाओ, बाकी का D2 जो आपस में अरेंज हो गए, A1 वाला इसमें चला गया, A2 वाला इसमें चला गया। ठीक है, बस इतने ही केस बनेंगे। अब हर एक की वैल्यू उठा के रख दी अपन ने, है ना। तो D5 कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता ही होता है, DN का कितना होता है, N फैक्टोरियल, अंदर कितना बनेगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस माइनस, ठीक है, -1/3 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे D5 निकालना है, वैसे तो हम वैल्यू याद भी रखते हैं, और D5 निकालोगे तो कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल, अंदर ये तो कट जाता है, तो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, आगे कितना आ जाएगा प्लस का 1/4 फैक्टोरियल माइनस का 1/5 फैक्टोरियल। इसको हमने अंदर भेज दिया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है कितना भाई 120, 120 बटे 2 कितना हो गया 60, 120/6 कितना हो गया 20। ठीक है, 120/24, है ना, 120/24 कितना हो जाएगा अपने पास में 5। ठीक है, और ये माइनस का 1, तो यहाँ से देखो कितना है 40 और 44। ठीक है, वैसे तो याद ही होता है 44 आंसर आएगा, मतलब आंसर नहीं, ये 44 आएगा D5 प्लस 3C1 से, तो वो तो 1 ही हो जाएगा 3C1। ठीक है, और D4 कितना आता है 9, 3C2 ये 3 हो जाएगा, D3 कितना आता है 2 प्लस, सब निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। जैसे मान लो D3 निकालना है तो यहीं तक रुक जाएगी कहानी, ये तो कट ही गया, है ना। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अंदर मल्टीप्लाई किया 3 - 1 2। ठीक है, और ये तो 1 ही, और ये तुम्हारा 1 ही होगा, D2 तो 1 ही होगा, सीधे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 44 प्लस 27 और 6 और 1 7, ये बनेगा। तो टोटल देखो कितना हो गया 18 के 8 हासिल लगी 1, तो 3 इधर 4 इधर 7, 78 आंसर आएगा, है ना। 78 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब एकदम क्या बोलते हैं रिचुअल टाइप का क्वेश्चन था डी-अरेंजमेंट का, बट थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला गया है देयर आर M बुक्स इन ब्लैक कवर। तो P&C का ये तो फिर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से करते हैं अपन। तो क्या लिखा है, देयर आर M बुक्स इन ब्लैक कवर। ठीक है, तो M तो अपने पास ब्लैक बुक्स है। ठीक है, ब्लैक बुक जो है वो मतलब ब्लैक बुक्स कितनी है अपने पास M। ठीक है, और ब्लू जो कवर से ब्लैक बुक है हम उनको ब्लू बुक बोल देते हैं। ठीक है, वो कितनी है अपने पास में N है। ठीक, आगे बोला गया है एंड ऑल बुक्स आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट ही मानना है हर एक ऑब्जेक्ट को। देन द नंबर ऑफ वे दीज M + N बुक्स कैन बी अरेंज ऑन अ सेल्फ सो दैट ऑल द बुक्स इन ब्लैक कवर आर पुट साइड बाई साइड। कहने का मतलब समझ गए होगे, जो भी
ब्लैक कलर के कवर की जो बुक है ना, वो सारी की सारी एक साथ आनी चाहिए, है ना। तो एक साथ आनी चाहिए तो हम बोलेंगे भाई इनको एक बंडल बना लो, है ना, ब्लैक बुक्स का। तो जितनी भी एम बुक्स हैं वो तो हमने इकट्ठी कर ली पहले, और उसके बाद में एन ब्लू बुक्स हैं, उनको कोई ऐसा लगाव नहीं है आपस में, वो कहीं पे भी हो सकती हैं। तो हमारे पास टोटल जो चीज़ें होंगी वो कितनी हो जाएंगी, एक तो वो एम बुक्स का बंडल प्लस ये एन बुक्स, तो टोटल अपने पास जो ऑब्जेक्ट हुई n+1 होगी, ठीक है। तो n+1 का लीनियर अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन आपस में जो ब्लैक बुक्स हैं तो डिफरेंट ही, है ना, डिफरेंट बुक हैं, तो m प्लेस और m ही बुक है ना, मतलब m प्लेस है और m ही चीज़ है, तो m फैक्टोरियल से वो इंटरनल अरेंजमेंट भी काउंट होगा। तो ये आंसर आ जाएगा m फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल। तो ये तो बेहद आसान सवाल था, है ना। तो ये किससे देख लो मैच हो गया, इस वाले से, m फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल, मतलब बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 15 में बोला गया है अ 5 डिजिट नंबर ABCDE, है ना, व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 9 गिव्स द 5 डिजिट नंबर EDCBA, द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर, है ना। देखो कैसे करेंगे समझते हैं। ये अपने पास 5 डिजिट नंबर दे रखा है, नंबर है अपने पास कितना, ABCDE, और इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 5 डिजिट नंबर फिर से बन गया और EDCBA ऐसे, ठीक है। तो मुझे नंबर निकालना है और नंबर निकालने के बाद उनके डिजिट का सम कर देना है, ठीक है। तो देखें भाई यहाँ पे एक चीज़ तो तुम यहाँ से ये बोल सकते हो कि ये 5 डिजिट नंबर को मैंने जब 9 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 5 डिजिट नंबर ही आया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये 5 डिजिट नंबर है, तो ए जो हो सकता है उसके लिए पॉसिबल वैल्यू 1 2 इस तरीके से 9 तक जा सकती है, ठीक है। 0 नहीं हो सकता क्योंकि 5 डिजिट नंबर है। अच्छा, जब मैंने मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट राइट इस तरीके से चलेंगे, तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया, अब मान लो ए की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हम एज्यूम कर लेते, मान लो 2 ले लिया मैंने, ए इक्वल टू 2 है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो फिर वो तो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, है ना, और आना तो जो है 5 डिजिट का ही आना है, क्लियर है। तो बोलो ए 2 नहीं हो सकता, 3 लेने पे 27, तो फिर भी 6 डिजिट का बनेगा। इसका मतलब ए के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, ए इक्वल टू 1, ठीक है। ए इक्वल टू 1 तो मेरे यहाँ से आ गया, ठीक है। दूसरा अब आ जाते हैं अपन राइट, ई पे बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ए इक्वल टू 1 लिख देते हैं, है ना, तो थोड़ा सही लगेगा। ABCDE इंटू 9, और फिर से ये कितना आ गया, EDCB1, ये आ गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा, पहले इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू ई आएगा, है ना। तो 9 इंटू ई जो भी नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट तो 1 ही होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हमें ई को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ई इंटू 9, ठीक है, 9 ई का जो यूनिट आना चाहिए, यूनिट डिजिट, है ना, वो कितना होना चाहिए, 1। अब देख लो ई क्या हो सकता है, 1 हो सकता है क्या, नहीं। 2 हो सकता है क्या, नहीं। 3 हो सकता है, नहीं। 4 हो सकता है, नहीं। 5 हो सकता है क्या, नहीं, है ना। इस तरीके से नहीं नहीं करते करते एक जगह क्या आएगा, तो ई कितना बनेगा, यहाँ से 9 बनेगा, तभी जाके हो सकता है ना। 9 में 81, तो ई भी हमने फिक्स कर लिया, कितना आ जाएगा, 9, है ना। तो वापस से नंबर में रख दिया, ठीक है। तो बनेगा कितना, 1BCD9, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से, 9 से, तो ये आ जाता है 9DCB1, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट, अब आ जाते हैं अपन राइट में, है ना। सेम लॉजिक के साथ में बी निकालेंगे, है ना, सेम लॉजिक के साथ में बी निकालेंगे। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया 9 को बी से, ठीक है, तो 9 को जब बी से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर बी की तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मतलब 9 तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें बी की 0 1 ये दो वैल्यू ही बन सकती है, ठीक है। 2 अगर मैं लेता हूँ तो ज़रा ध्यान से देखो, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18 बनेगा, है ना, तो वो कैरी करके इधर आएगा, तो फिर ए इक्वल टू 2 बन जाएगा, और ए 2 बन गया तो फिर वही नाटक शुरू हो जाएगा, 2 रखने ही 18, तो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी 2 नहीं हो सकता तो आगे भी नहीं होएगा, है ना। तो 1 हो सकता है क्या, 1 रखने से 9 आएगा, चलेगा, है ना। तो बी के लिए दो ऑप्शन खुले,
एक तो 1 एक तो 0। ठीक है, हम दोनों के लिए चेक कर लेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, 0 के लिए, है ना। इफ़ b इक्वल टू 0, या हमने b को 0 लिया तो ये नंबर बनेगा 1 0 c d, और ये कितना है 9। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे किया भाई, 9 से, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 9 d c, b की जगह हमने 0 लिया है और ये 1, ऐसे आ गया। अब देखो वापस से इसको मल्टीप्लाई करें, अब लेफ्ट राइट लेफ्ट अप राइट, यहाँ 9 इंटू 9 किया तो कितना बनेगा 81, है ना। तो 81 का तो एक ये आ गया और 8 जो वो इस पर कैरी हो जाएगा, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा कितना 9d प्लस का ये कैरी 8, है ना। इसका यूनिट डिजिट जो आएगा, है ना, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। जब मैं मल्टीप्लाई वगैरह करूँगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर डी देखोगे तो कितना बनेगा भाई 8, ये 72 बन जाए तो डी को 8 होना पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा। चेक कर सकते हैं आप 0 से लेके 9 के बीच में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 8, सही है। तो यहाँ से डी का भी पता चल गया। तो कुल मिला के अगर अपन देखें, वापस से मैं सही से लिखता हूँ, तो 1 0 c 8, और ये कितना है हाँ ये तो 9 पता चल ही गया था, है ना। 1 0 c d, डी की जगह 8 लिखा है बस, है ना। तो यहाँ 9 इंटू मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 9 इंटू डी, अच्छा डी तो पता चल गया, तो 9 इन 8 और c 0 1, ये बन गया। ठीक है, ये हमारे पास बन के आ चुका है। अब हमें c निकालना है ना। c निकालने के लिए एक काम ये कर लेते हैं कि भाई इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि ये जो 1 है ना, 1 इंटू 10 की पावर 4, और 9 भी है तो 9 भी लिख दिया मैंने, 9 इंटू ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही 0 है तो 0 इंटू 9 इंटू इस ये किस प्लेस पे है, 10 की पावर 3 वाला, ऐसे लिख लो। तो ये बनेगा c इंटू, सी वाला देखोगे तो उसके लिए कितना आएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितना बनेगा 8 इंटू 10 इंटू 9, और ये आ जाएगा कितना 9 इंटू 9 इज इक्वल टू। ठीक है, वहाँ से भी हमने इसी तरीके से लिख लिया नंबर्स को तोड़ तोड़ के। तो 9 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 10 का क्यूब, प्लस ये आ जाएगा c इंटू 10 का स्क्वायर, और प्लस 0 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 1, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब बड़े आराम से तुम देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो कैंसिल ही हो जाएंगी, जैसे कि ये तो मैं दिख रहा है इससे कैंसिल हो गया, है ना। ये तो वैसे ही 0 है तो हटा दो इसको, और ये भी 0 तो ये भी चला गया। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 9c इंटू 10 स्क्वायर, है ना। और इस तरफ देखोगे तो c इंटू 10 स्क्वायर, उसको इधर लेके आए तो 8c इंटू 10 स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और आगे अगर अपन देखें तो ये बनेगा कितना 9 8 72 720, 720 तो ये हो गया, इसका भी हिसाब हो गया, इसका भी हिसाब हो गया, बचा 1 81 इधर हो गया, इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है 8 इंटू 10 का क्यूब, उसको मैंने लिख दिया, है ना। 8 इंटू 10 का क्यूब हमने लिख दिया, और इसका हिसाब भी हो गया, उसका भी हो गया। 1 जो है वो उसको इधर ला के इसका भी हिसाब किताब कर ही दिया अपन ने। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, कुल मिला के देखें तो 80 बनेगा, प्लस का 80 बराबर ऐसा। ठीक है, तो पहले तो 8 8 और उड़ा दिया, है ना। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 10, या इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते थे, कोई नहीं, लिख देते हैं। देखो ये बन गया हमारे पास 8c इंटू 10 स्क्वायर, प्लस ये हो गया कितना 800, इक्वल टू 8 इंटू 10 का क्यूब। ठीक है, तो 2 0 ये गए और यहाँ से भी चले गए, तो बना कितना 8c प्लस 8 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, c की वैल्यू 9 आ गई, है ना। तो नंबर जो बनेगा वो हमारे पास में आ जाएगा, कितना नंबर आ गया अपने पास, देखो 1 0 c कितना 9, है ना, 8 9 ये आ गया। और कहीं पे कोई ऐसी कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई, मतलब b इक्वल टू 0 से अपन ने स्टार्ट किया था, तो b इक्वल टू 0 वाला सही है। ठीक है, तो अपने पास कितना बन गया 1 0 9 8 9, है ना। तो सम कर लो इनका, तो सम करोगे तो वो कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 8 दूनी 16 17 27 आ जाएगा। ठीक है, डिजिट्स का सम जो बनेगा 27।
ठीक है, 27 आ गया, तो 27 के हिसाब से देखोगे तो बी ऑप्शन जो अपना करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और, जैसे कि b इक्वल टू 1 के लिए हमें चीज़ें हटानी पड़ेगी, मतलब अपना आंसर तो आ ही गया, तो कहीं ना कहीं b इक्वल टू 1 वाला केस जो वो कहीं ना कहीं आके अपने को दिक्कत क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, वो हम कैसे देखते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहीं पे मैंने अगर मान लो b इक्वल टू 1 लिया होता तो मेरे पास नंबर जो बनता, ठीक है, एक मिनट, अगली स्लाइड पे चलते हैं, पिछली वाली स्लाइड से थोड़ा सा चुराते हैं चीज़ों को। 11CD9 है ना, 11CD9, तो ये था 11CD9, ठीक है, ये नंबर आ गया था, सही है, मतलब b इक्वल टू 1 लेने के बाद में। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 9 से, तो मेरे पास में जो नंबर आया था वो भी क्या था, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे 9DC11, ठीक है, 9DC11, ठीक है। अभी हमारा ये चीज़ बाकी है। तो अब देखो यहाँ पे हो गया लेफ्ट, हो गया अब राइट का नंबर, तो हमने क्या लिखा, 8 + 9D का यूनिट डिजिट, है ना, का यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 + 9D का यूनिट डिजिट जो है 1 आना चाहिए जब इस तरीके से करें। तो अगर आप देखोगे तो D की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी नहीं आपको, है ना, 0 1 2 3 9 से लेके इनमें से कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, चेक कर लो आप। ठीक है, तो जैसे 0 रखोगे तो ये तो 8 आ गया, 1 रखोगे तो 8 दूनी 16 17 बनेगा, तो 7 आएगा, वो भी गया, है ना। 2 रखोगे तो 18 और 8 20 बनेगा, सॉरी 18 और 8 26 बनेगा, है ना, तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा और कोई भी डी की वैल्यू बनेगी नहीं। आप चाहो तो इस पीछे से देख लो, मान लो 9 है 81 और 8 89 बन जाएगा, नहीं बना। 8 रखोगे तो 72 8 80 हो जाएगा, तो नहीं आने का, है ना। तो इसी चक्कर में हमने बी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, सॉरी b इक्वल टू 1 जो है वो नहीं हो पाएगा, और जब 1 हो नहीं पाएगा तो फिर b इक्वल टू 0 से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आता कितना है, 27, मतलब बी ऑप्शन सही है। चलिए अब अपन पार्ट 2 करेंगे इसमें। देखिए भाई, पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है लेट ए डिनोट ऑफ द सेट ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर विद नो डिजिट बीइंग 0, है ना। तो हमें कोई भी डिजिट जो है वो 0 नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 9 तक के ही ऑप्शन है ना। तो टोटल 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे वो देख सकते हैं। हर एक प्लेस को फिल करने के लिए कितने 9 ऑप्शन होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 की पावर 4। आंसर नहीं, मतलब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे या जितने नंबर आएंगे वो हो जाएंगे 9 की पावर 4, क्योंकि हर एक प्लेस को फिल करने के लिए 9 ऑप्शन है, 9 × 9 × 9 × 9, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है लेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स सच दैट नो परमुटेशन ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स गिव्स अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4, है ना। तो बी सेट के अंदर ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है, जिनके डिजिट्स को आपस में परम्यूट करने के बाद में वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कंडीशंस लगाओगे ऑब्वियस सी बात है नंबर और कम आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ए सेट मेरा ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी जो है वो इसी के अंदर से आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने बोला गया देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर फ्रॉम बी विद ऑल इवन डिजिट्स, है ना। तो इसके अंदर कोई अपना फेवरेबल केस भी पड़ा होगा, जिसके मतलब जितने भी बी सेट के अंदर नंबर आएंगे उनमें कुछ ना कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जिसमें जो भी नंबर आए सारे के सारे इवन डिजिट्स ही यूज़ हो रहे हों, ठीक है। चलिए, तो कैसे करेंगे इसको वो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अपना सैम्पल स्पेस, तो बी ही हो गया, बी के अंदर ही हमें देख लेना है ना। तो बी में कितने नंबर्स बनेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद फेवरेबल केस जो है वो हमें देखना है, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें फेवरेबल केस, इन्होंने पूछा है कि ऐसे नंबर हमें चाहिए जो कि जिनके सारे के सारे डिजिट इवन हो, और ऑब्वियस ये बात है कि वो 4 से डिविजिबल भी ना हो नंबर, अगर हम उनके डिजिट्स को आपस में परम्यूट करें तो, ठीक है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब समझ गया। तो हमको जब बी में जितने नंबर है उनकी एक तरीके से काउंटिंग करनी है, तो हम उसको इस तरीके से कर लेते हैं, ब्रेक करके केसेस बना के, जिससे कि हमारा जो फेवरेबल केस वाली चीज़ है वो तुरंत एक केस में पर्टिकुलर में दिख जाए, ठीक है। तो पहला केस अपन बना लेते हैं, केस मतलब किस तरीके से कि कुछ नंबर इवन होंगे, कुछ डिजिट इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो फर्स्ट केस अपन ने ले लिया कि जितने भी
डिजिट यूज़ हो रहे हैं 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए वो सारे के सारे कैसे हैं, ऑड है, ऑल ऑड डिजिट्स। ठीक है, तो जब सारे के सारे ऑड डिजिट्स होंगे, है ना, तो खुद ही सोच लो अपने पास ऑड कितने, 1 3 5 7 9, 5 ऑड हैं और 4 इवन है, 2 4 6 8। तो भाई अगर हम सारे के सारे ऑड डिजिट ही यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो नंबर तो 2 से ही डिविजिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल अपन क्या बताते हैं कि यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई भी इवन डिजिट यूज़ किया ही नहीं तो यूनिट प्लेस पे आने के चांसेस ही नहीं इवन के, तो वो 2 से ही नहीं होगा तो 4 से तो कैसे ही हो जाएगा, है ना। तो जितने भी नंबर बनेंगे किसको यूज़ करके, ऑड डिजिट्स को, 1 3 5 7 9, और इवन अपने पास कितने हैं, 2 4 6 8। ठीक है, ये इवन है। तो इन डिजिट्स को यूज़ कर जितने भी नंबर अपने पास बनेंगे वो सारे के सारे कैसे आएंगे, वो सारे के सारे वैसे नंबर होंगे जैसे हमें चाहिए एक तरीके से, और हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 4 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए भी 5 ऑप्शन, है ना, इस प्लेस को फिल करने के लिए भी 5, इसको भी फिल करने के लिए 5, इसको भी फिल करने के लिए 5, तो टोटल अपने पास जो आएगा 5 की पावर 4, ऐसे नंबर टोटल इतने बनेंगे। सही है। सेकंड केस अपने मन में अब चलने लगा कि भाई अभी तो चारों ऑड ले लिए, अब एक काम कर लेते हैं, एक ऑड हम हटा के उसको एक इवन में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कौन सा इवन लें, है ना, तो वो अपन को थोड़ा मैन्युअली काम करना पड़ेगा। हमने कोई भी 3 ऑड डिजिट हमने ले लिए, हमने कोई भी 3 ऑड डिजिट उठा लिए, जैसे कि कोई भी उठा सकते हो, 5 7 9 1 3 5 कुछ भी। ठीक है, मान लो 1 3 5 मैंने ले लिया। ठीक है, और इवन डिजिट में एक एक करके चेक कर लेता हूँ कि कौन आ सकता है जिससे कि अपना काम खराब ना हो, मतलब काम खराब इन द सेंस कि वो नंबर 4 से डिविजिबल ना हो जाए। मान लो मैंने 2 उठाया, है ना, तो 32, क्योंकि अच्छा पहली बात हम चाहते हैं कि वो नंबर 4 से डिविजन होते हुए हमें यहीं दिख जाए, जिससे कि अपन बोले भाई तुम तो आ ही नहीं सकते, है ना। तो पहले तो वो इवन बनाना चाहेंगे, और इवन बनाने के लिए हमने बता रखा है कि यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट दिखना चाहिए। ठीक है, तो 2 हमने पहले यहाँ रख दिया। अब हम सोच रहे हैं कि इनको क्या अरेंज करें, इसके बगल में क्या है ना। अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी अपन जानते हैं कि भाई अगर मान लो कोई भी नंबर है 4 डिजिट का है, तो ये आखिरी के 2 यूनिट प्लेस और 10th प्लेस वाले जो नंबर हैं उनको मिला के अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो टोटल नंबर जो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे है। अब हम कोशिश कर रहे हैं इनको ऐसे अरेंज करने की यहाँ पे, जिससे कि हमें तुरंत दिख जाए कि भाई ये आगे आगे दिक्कत कर सकता है। जैसे कि मान लो 3 अगर यहाँ आता तो 32 बन जाता, और 32 तो जो है 4 से डिविजिबल है, तो इससे बनने वाले जो भी नंबर आएंगे 4 डिजिट के वो तो 4 से डिविजिबल होंगे ही होंगे, है ना। तो ये हमने बोला हटो, मतलब हमने क्या बोला, 2 को हटा दिया। ठीक है, 2 तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, 2 नहीं आएगा। फिर अपन ने चेक किया 4 के लिए, तो 4 रखा, है ना, तो 4 के बाद 54 जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। 54 मतलब दिक्कत इन द सेंस इनसे जितने भी नंबर बनेंगे इनको परम्यूट करने के बाद में वो तो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है ना, देख सकते हो 34 आएगा, 14 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 तो हम ले सकते हैं इस इवन में, है ना। तो एक तो 4 आ सकता है, ठीक है, एक तो 4 आ सकता है, और क्या हो सकता है 6 अगर अपन देखें, है ना। तो अब 4 के लिए तो अपन ने चेक कर ही लिया एक तरीके से, है ना, तो 4 हटा दिया। अब अपन देख लेते हैं कितना, 6। ठीक है ना, 6 अगर अपन देख लेते हैं, 5 हो गया, 6 यूज़ किया तो 6 में देखोगे तो 56, है ना, 36 गड़बड़ कर जाएगा, है ना। तो इसलिए अपन बोलेंगे तो कि भाई 6 भी तुम नहीं आ सकते। 1 3 5 और फिर बचा कौन, 8। तो 8 को देख लो, 58 38 18 कोई दिक्कत नहीं है, सब पास है ना। तो हम जो यूज़ कर सकते हैं, है ना, वो कितना हो जाएगा, 4 या फिर 8, इन्हीं को यूज़ किया सकता है। ठीक है, 4 या फिर 8 इनको यूज़ करके जितने भी नंबर्स बनेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये अपने 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। यहाँ देखोगे 3 ऑड चाहिए तो वो तो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक इवन नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे, है ना, तो वो किस प्लेस पे आएगा उसके सिलेक्शन के लिए हम लिख लेते हैं भाई 4C1। ठीक है, 4C1 से हमने वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 4C1। अब उस प्लेस को फिल करने के लिए ऑप्शन कितने, मान लो ये 4C1 से सिलेक्ट होकर आ गया, है ना, तो यहाँ पे 4 या 8 हम कुछ लिख सकते हैं, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हर इस प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शन है ना, तो इंटू 2 कर दिया। बाकी के ये 3 जगह बचे, यहाँ पे तो ऑड ही आएगा। तो हर एक प्लेस को फिल करने के लिए अपने ऑप्शन कितने कितने, 5 5 5, तो 5 का क्यूब ये आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करोगे
तो 8 इंटू 5 क्यूब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस केस का ये आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस अपन देखेंगे। सेकंड केस हो गया, थर्ड केस देखो। थर्ड केस में क्या करोगे, केस 3 में 2 ऑड है ना और 2 इवन। ठीक है, 2 ऑड 2 इवन। अच्छा इवन, जैसे कि वहाँ पे हमने सिर्फ उसे 4 और 8 यूज़ किया है ना, तो यहाँ पे जब 2 ऑड है और 2 इवन, वहाँ तो एक इवन की बात हो रही थी तब, तो यहाँ पे भी हम 4 या 8 ही यूज़ करेंगे, बाकी का कोई आएगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 8 ही यूज़ हो सकता है। अब खुद सोच लो, अगर मैं 4 और 8 को दोनों को ही लेके आ गया है ना, तो 48 ये तो पहले ही मतलब 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और 84 करोगे वो भी 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे तो हमें कोई भी ऐसे नंबर मिलेंगे ही नहीं जो कि 4 से डिविजिबल ना हो पाए। ठीक है, तो ये भी गया। केस 4 देखो, केस 4 में क्या, एक ऑड, ठीक है, और 3 इवन, तो ये तो भाई सरासर यहाँ पे भी कोई भी हमें नहीं मिलेगा है ना। अब तो 3 इवन आ गए ना, तो कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ हो ही जाएगी। नेक्स्ट केस देखो, केस 5, जब सारे के सारे अपन ने कैसे ले लिए, इवन, ऑल इवन। ठीक है, जब हम सारे के सारे डिजिट जो है वो इवन ही यूज़ करेंगे। अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अपन को सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मैं 4 6, मतलब देखो 4 इवन होने चाहिए, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं 2 ले लिया, 4 ले लिया, फिर मैंने 2 ही 2 ले लिया, इससे नंबर बना दिया है ना, इससे मैंने नंबर बना दिया। तो अगर अपन देखें इसमें चारों के चारों इवन डिजिट्स ही हैं, जैसे ही ये 24 यहाँ पे आ जाएगा तो गड़बड़ कर जाएगा है ना। तो मतलब 2 जब आ रहा है तो 4 नहीं ले सकते, ये बात समझ में आ गई। 2 जब आ रहा है 4 नहीं ले सकते, और इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है कि भाई हम चारों को तो एक साथ ले ही नहीं सकते है ना, वो तो कहीं ना कहीं जाके फ्लॉप हो ही जाएगी कहानी। ठीक है, तो 2 जब आ रहा है तब हमने क्या बोला, 4 नहीं ले सकते, लेकिन 2 जब आ रहा है, जैसे कि मान लो मैंने 2 और 6 को ही लेके मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 को और 6 को लेके मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने 2 2 2 ऐसे ले लिए, 3 मतलब ये ले लिए 2 2 2 इतने टाइम्स, 4 टाइम्स। उसके बाद 2 2 2 लिया और फिर हमने कितना ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, अब इनको परम्यूट करो आपस में, ये जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा कभी, ये भी नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। मान लो 2 2 लिए मैंने और उसके बाद में 2 6 ले लिए, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है, अगर मैं 2 और 6 को यूज़ करके चाहे कितनी बार 2 यूज़ करूँ, कितनी बार 6 यूज़ करूँ, ऑब्वियस ही बात है इनका सम मिला के तो 4 ही होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर जो बनाना है। ठीक है, तो इनको यूज़ करके अपन देखेंगे है ना, तो वो नंबर्स अपने एक तरीके से फेवर में आएंगे जो कि 4 से डिविजिबल हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम कोई और यूज़ करें, जैसे 2 8 यूज़ कर लिया है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी 28 है ना। 4 6 अगर अपन यूज़ करते तब भी गड़बड़ हो जाएगी है ना, 64। 4 8 यूज़ करें तो गड़बड़ है ही, 68। 6 और 8 देख लो है ना, जैसे कि अगर मैंने तो बताया कि भाई चारों को मैं अलग अलग लिख करूँ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो फ्लॉप हो ही जाएगा मामला। 3 नंबर्स को यूज़ करके बनाया है तब भी फ्लॉप हो ही रहा है ना। 2 2 को अपन ने सोचा 2 2 को भी देखें तो 2 4 2 8 ये इस तरीके से नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो 2 और 6 के केस में ही बनेगा है ना। तो हम अगर बात करें ऑल इवन डिजिट्स के बारे में है ना, ऑल इवन डिजिट्स में, तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ कर सकते हैं नंबर, ठीक है, वो 2 और 6, 2 और 6 इसी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब उनको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने, 2 ऑप्शन, इसको भी फिल करने के लिए 2, इसको भी फिल करने के लिए 2 और इसको भी फिल करने के लिए 2, 2 की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखने हैं कि बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे है ना, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे तो वो देख लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी इन्होंने हमसे पूछी है ना, तो वो कितनी हो जाएगी वो देख लो। इन सारे केस को ऐड कर लिया और फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4, और नीचे कितना बनेगा अपने पास में, इनको ऐड करोगे 5 की पावर 4 प्लस केस 2 में कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 का क्यूब प्लस केस 2 हो गया। केस 3 देख लो, केस 3 में तो 0 आया था है ना, केस 4 में भी 0 आया, केस 5 में कितना बनेगा 2 की पावर 4, सही है, इज इक्वल टू ये बनेगा 16 और नीचे कितना आ जाएगा 5 की पावर 4 8 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैंने 5 की पावर 3 को कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 5 और 8 13 बनेगा प्लस कितना हो जाएगा 16, तो ये बनेगा 125 इंटू 13, 5 15, 1 3 दूनी 6 7 और 3 एकम 3, तो यहाँ से आएगा 5 2 1, ये बनेगा 5, 12 के 2 हंसुल लगे 1 6, ठीक है, ये आ जाएगा 1625 और इसमें मैंने 16 और ऐड कर दिया है ना,
तो देखो कितना बनेगा ये ऐड करने के बाद में, 6 और 5 11, 3 4 और ये 1641। तो टोटल देखोगे 16/1641, ये आंसर आ जाएगा। सही है। तो इस हिसाब से देखोगे तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो देख लो। 1640 एक मिनट, 16/1641। तो 16/1641 देखोगे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, है ना, और जिसमें कुछ कुछ साइड की लेंथ दे रखी है और आगे भी कुछ डी ई एफ के पॉइंट के बारे में बता रहा है और एरिया का रेशियो इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो हमने बना लिया एक कोई ट्राइंगल। ठीक है, ये मान लो हमारे पास ट्राइंगल हो गया ए बी और ये हो गया सी ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें ए बी की लेंथ 4 दे रखी है इस तरीके से, है ना, और उसका डी एफ जो पॉइंट है, डी पॉइंट है वो हमारे पास में ए डी इक्वल टू 2, मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना, और ई जो पॉइंट है टोटल कितना है 5, है ना, तो ये दूर होगा इससे, तो ई यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये मिड पॉइंट ही हो जाएगा, तो 2 और 2। एफ जो है वो कहाँ पे है, ए सी पे है, और टोटल ए सी जो है 6 है, तो सी एफ तुम्हारा तो यहाँ से दूर है, तो यहाँ पे कहीं एफ होगा, ये 4 है तो ये 2, इस तरीके से बनेगा। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन देखें तो अपने पास एक ये ट्रायंगल बनता है, वो दिख रहा है डी ई एफ ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाई टोटल ए बी सी ट्रायंगल का एरिया जो आएगा उसका रेशियो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो वैसे तो अगर अपन देखें तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन हालांकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि अपने पास जो ऊपर ट्रायंगल डी ई एफ है उसका एरिया हम ट्रायंगल ए बी सी की एरिया के फॉर्मेट में जनरेट कर पाएँ, जिससे कि कुछ कुछ वैल्यू है और अपन उसको सिंप्लीफाई करके अपना रेशियो बता पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक काम कर लिया यहाँ पे, जैसे कि हमें डी ई एफ ट्रायंगल का एरिया लिखना है ना। मान लो इसका जो एरिया है वो मान लो इसका एरिया मैंने A1 मान लिया, इसका A2 मान लिया, इसका A3 मान लिया, तो ये A4 हो जाएगा, है ना। और अगर अपन देखें तो मैं टोटल पूरा ABC ट्रायंगल का एरिया मान लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो अपने पास डेल्टा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन देखें तो मुझे निकालना क्या है, DEF का एरिया मतलब A4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा माइनस बाकी 3 ट्रायंगल के एरिया का सम, नीचे कितना आ जाएगा डेल्टा, है ना। तो बाकी के 3 एरिया जो बने A1 A2 A3 इनको मैं डेल्टा की फॉर्म में इंडिविजुअल लिख के और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं A1 लिखने चला तो A1 में क्या लिख सकता हूँ, देखो A1 का एरिया हम कैसे लिख सकते हैं वो समझ लेते हैं। वो हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने पास ये और ये 2 साइड तो पता ही है, A1 मतलब A1 इस ट्रायंगल का एरिया है भाई ADF, है ना। तो ये वाली साइड की लेंथ हमें पता है और ये एंगल A है ना। अगर कभी निकालने की बात आई तो हम एंगल A को निकाल भी सकते ही हैं, है ना, क्योंकि अपने पास इस ट्रायंगल ABC की सारी साइड पता है ना। तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू साइन ऑफ A आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया, तो ये कट कटाए कितना बनेगा 2 साइन ऑफ A आ जाएगा, है ना। ऐसे ही A2 में निकाल सकता हूँ, A2 कितना बनेगा भाई, A2 ये आएगा हाफ ऑफ दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू साइन भी बन जाएगा ये, है ना। और ऐसे ही मैं अगर A3 देखूं तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन ऑफ C। ठीक है, तो ये सब लिख दिया यहाँ पे। तो देखें कितना बनेगा अपने पास में, ये आ जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा, तो चलो -1 हो गया, हटाओ इसको, सॉरी 1 माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा AI मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, तो A1 की जगह अपन ने लिख दिया कितना 2 साइन ऑफ A प्लस ये कितना हो जाएगा 3 साइन ऑफ B प्लस ये हो जाएगा कितना 4 साइन ऑफ C। ठीक है, नीचे अपने पास में क्या है डेल्टा, है ना। अब डेल्टा को हटाना है तो साइन A साइन B साइन C इनको भी डेल्टा से रिलेट करना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल का एरिया डेल्टा को 3 बार लिखा, है ना। कैसे लिख सकते हैं वो सुनो, हाफ ऑफ AB इंटू साइन C प्लस हाफ ऑफ मतलब इक्वल टू, ये तो एक बार लिख ही दिया ना मैंने। अब मैं साइन C को यूज़ करके लिखा, अब मैं B को यूज़ करके लिख लेता हूँ, तो हाफ ऑफ AC इंटू साइन B इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना बन जाएगा
ए बी ए सी यूज़ हो गया तो बी सी इंटू साइन ऑफ ए ऐसे बनेगा। तो यहाँ से साइन ए साइन बी साइन सी को सबको मैं लिख सकता हूँ, तो देखो कितना बनेगा 1 माइनस का, है ना, 2 इंटू साइन ए को क्या लिखोगे भाई, 2 इंटू 2 डेल्टा अपॉन बी सी प्लस 3 इंटू ये कितना बनेगा 2 डेल्टा अपॉन ए सी प्लस 4 इंटू 2 डेल्टा अपॉन ए बी, है ना, ये बन जाएगा। और नीचे कितना है अपने पास में डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल, सही है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। देखो भाई 1 माइनस ये कितना बना 2 2 जा 4, तो 4 अपॉन बी सी आ जाएगा प्लस का 6 अपॉन ए सी आ जाएगा प्लस का 8 डिवाइड बाई ए बी आ जाएगा, है ना। बस इसी को सिंप्लीफाई करना, अपना आंसर बन चुका है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो नीचे कितना बनेगा ए बी सी, है ना, और ए बी सी देखोगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ से देख लो ना 4 5 6, 4 5 6, है ना, तो ये बनेगा 4 5 6, सही है, ये आ जाएगा। अच्छा ऊपर देखोगे तो ये बनेगा कितना 4 टाइम्स ए, है ना, तो ए है कितना वो देख लो यहाँ से, ए मतलब बी सी, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस का 6 टाइम्स बी, तो बी है कितना 6, तो 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 8 इंटू सी, है ना, और सी कितना हो जाएगा 4 इंटू ये, तो 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पे, सही है। इसी को बस कैलकुलेट करना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो भाई कितना बन गया 20, ये हो गया 20 और 32 अपने पास कितना बना 52 और कितना है 36, तो 6 और 2 8 88, ठीक है। 88 को मैंने 4 से कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया 22, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ गया जरा देखो 1 माइनस 22 डिवाइड बाई 5 इंटू 6, ये भी है तो इसे 2 से भी उड़ा दिए 11 3, तो बनेगा 1 माइनस 11 बाई 15, मतलब ये आ जाए कितना, सॉरी 3 बाई, जादू हो जाता है ये तो। देखो भाई यहाँ पे 1 माइनस 11 बाई 15 बनेगा, है ना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 बाई 15, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 बाई 15 आंसर आएगा, है ना। तो 4 बाई 15 किस वाले ऑप्शन में, ये आ गया सी ऑप्शन, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बोला गया है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 65, है ना। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए 65 होना चाहिए, है ना। तो पहले तो एक ही इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो जब तक हम जो वेरिएबल है उन पर कोई कंडीशन नहीं देंगे तो फिर अपन नहीं कर सकते। तो इन्होंने बता भी रखा कि हमें एक्स और वाई की इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, एक्स और वाई कैसे चाहिए इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऑब्जर्व करके बड़े आराम से देख सकते हो कि अगर दोनों ही इंटीजर प्लस के हैं, है ना, तो एक आ जाए कितना 64 प्लस 1 इस तरीके से बनेगा, तो x मेरा कितना हो जाएगा 4, तो y कितना हो जाएगा 1, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया 4, 1। ऐसे ही इनको उल्टा कर दिया, तो x मेरा 1 है तो y कितना हो जाएगा 4, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो 1, 4 बनेगा, ठीक है। 2 ऑर्डर्ड पेयर दिख गए हमें इस तरीके से, ठीक। अब बात आती है इनके अलावा और कोई होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका कोई प्रॉपर तरीका है, बिल्कुल है ना। इस तरीके के सवाल अपनी डीपीपी में भी रहते हैं। तो हमने देखा कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसके फैक्टर कर दिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना 65, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एक्स और वाई जो हमें चाहिए वो इंटीजर ही चाहिए, तो एक्स प्लस वाई भी इंटीजर होगा, और ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक टाइप का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जो है 2 डिग्री वाला एक्सप्रेशन, वो भी इंटीजर ही आएगा, है ना। तो इधर 65 लिखा हुआ है, 65 को अपन को 2 इंटीजर में ब्रेक कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा है तुम्हें, है ना। तो इसके केसेस कितने कितने बन जाएंगे 1 इंटू 65, या मैं 1 इसको असाइन करूँ 65 इसको असाइन करूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिवर्स कर दिया इसका 65 इंटू 1, और 65 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 13, तो 5 इंटू 13 या 13 इंटू 5, ऐसे टोटल 4 केस बनेंगे, है ना। ऐसे टोटल 4 केस बन जाएंगे। हर एक केस में तुम्हें बस ये देखना है कि जब मैं सॉल्व करूँ, जैसे कि मान लो कोई भी एक केस मैंने उठाया, केस 1 कोई भी उठा लिया, जैसे कि मान लो ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है।
या मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें मैंने क्या बोला कि x प्लस वाई को मैंने लिख दिया कितना 5 एंड जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इसको मैंने कितना ले लिया 13। तो इसको मैं इसके साथ सॉल्व कर लेता हूँ। y इक्वल टू कितना बनेगा 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा 5 माइनस का x, है ना, 5 माइनस का x का स्क्वायर माइनस का x इंटू वाई की जगह कितना लिख दोगे 5 माइनस का x इक्वल टू 13। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर तो बनेगा 3x स्क्वायर, है ना, माइनस का 10x यहाँ से आएगा और माइनस का 5 इधर से आएगा तो माइनस का 15x ये बन गया। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन देखें तो अपने पास एक 25 यहाँ से आएगा, है ना, तो 25 में से 13 निकाल दिया तो कितना बचेगा 12 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यही x की वैल्यू आएंगी कौन कौन 1 और 4। x 1 लोगे तो y तुम्हारा कितना आ जाएगा, सॉरी x 1 लोगे तो y तुम्हारा 4 बनेगा और जब x 4 लोगे तो y 1 बन जाएगा। तो उस हिसाब से ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आ गए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऐसे ही हमें बारी बारी से तीनों बाकी के 3 केस को भी देखना पड़ेगा और हमें ये देखना है कि किस में हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएंगी x और y की। ठीक है, जिसमें नहीं आएंगी इंटीजर वैल्यू तो वो केस मतलब एक तरीके से बेकार हो गया, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, है ना। ऐसे ही अपन को देखना है। तो मैंने एक केस ये देख लिया, इसमें मैंने 2 सॉल्यूशन मिले। ठीक है, ऐसे ही तुम चाहे इनको चेक कर लो चाहे इनको चेक कर लो, जब भी मुझे एक्स और वाई की इंटीजर वैल्यू या फिर कोई सॉल्यूशन मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन मिले तो हम देख लेंगे, है ना। सही है, जैसे कि मान लो इनमें से कोई एक मैंने चेक कर लिया तो x प्लस वाई को मैंने कितना ले लिया 1 ले लिया और यहाँ पे x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x इंटू वाई इक्वल टू 13 ले लिया। सही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह लिख दोगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई की जगह लिख दोगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 13। तो ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर तो टोटल बना 3x स्क्वायर, है ना, प्लस का 1 यहाँ से आ गया माइनस का 2x और माइनस का x तो माइनस का 3x माइनस का 13 इक्वल टू 0। सही है, एक मिनट 13 थोड़ी होगा यहाँ पे 65 होगा, 65। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स माइनस का 65 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से जब x में एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से तो 3x स्क्वायर आ गया, तो 3x स्क्वायर प्लस का 1 तो वो हो गया माइनस का 64 और माइनस का 2x और माइनस का x तो मिलके कितना आ जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू 0, है ना, ये बन गई क्वाड्रेटिक। सही है, अब देखोगे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो x की कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी, है ना। तो जब इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं, यहाँ से कोई भी आप x की कोई भी इंटीजर वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। सॉल्व करके देख लो, धरा 4 से रूट निकाल के चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इसको देखना है तो इसमें कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसे ही बाकी के केसेस में देखोगे तो कोई और आंसर अपन को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेंगे, तो 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है। आगे चलते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बोतल इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन विद हाइट h कंटेन सम वाटर। ठीक है, व्हेन इट्स बेस इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो द हाइट ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द वाटर लेवल इज a यूनिट। सही है, तो जो कॉन है वो इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे है, तो जो वाटर लेवल की हाइट, सॉरी द हाइट ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द वाटर लेवल इज a यूनिट। जब इस तरीके से, तो कोई इतना मान लो पानी यहाँ पे फील्ड, ठीक है, ये इस तरीके से वाटर है यहाँ पे इतना, तो इसके वर्टेक्स की जो हाइट है इस वाटर लेवल से वो कितनी दे रखी इन्होंने a है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया व्हेन इट इज केप्ट अपसाइड डाउन, अब इसको पलट के रख दिया। द हाइट ऑफ द बेस फ्रॉम द वाटर लेवल इज a/4 यूनिट। मतलब क्या होगा जब इसको अपन इस तरीके से उल्टा कर देंगे, है ना, तो इस तरीके से अपना ये बनेगा कॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब जो
पानी होगा वो एक तरीके से ऐसे आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब पहले जो वाटर लेवल की हाइट थी, अगर हम सेम ही बेस पे देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो जो हाइट थी उससे अब बढ़ जाएगी, है ना, तो कहीं इस तरीके से अपना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन्होंने बोला है कि ये जो हाइट है, ठीक है ना, ये जो हाइट है वो कम हो जाएगी एक तरीके से, है ना, तो कितनी हो गई, a/4 होगी, क्योंकि ये वाली हाइट अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है वो तो कम ही हो जाएगी ना, तो a/4 ये हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि देन द हाइट ऑफ द बेस फ्रॉम द वाटर इज, ठीक है, देन द रेशियो h/a, ठीक है, h/a। इसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी कितनी, स्मॉल h, और a तो इस तरीके से इन्होंने कनेक्ट कर ही रखा है। अब देखो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। h/a का रेशियो चाहिए, तो देखो जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी इस तरीके से ऐसे करने में, है ना, वो पानी ही है ना, तो उनका वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं दोनों ही सिचुएशन में। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा वो दोनों ही सिचुएशन में इक्वल करना है। जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से देखे जाए तो जो वाटर बनेगा, है ना, इसकी रेडियस अपन ने मान ली, मान लो ये है अपना r, ये तो अपना कौन का ही रेडियस है, कैपिटल R मान लिया, तो वो तो यहाँ पे भी रहेगा, है ना, कैपिटल R इतना। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमको जो पानी चाहिए, मतलब पानी का जो वॉल्यूम होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ इतना वाला पोर्शन आएगा, है ना, तो उसके लिए हमने बोला टोटल जो कॉर्न का वॉल्यूम है उसमें से ये छोटी वाली कॉर्न का वॉल्यूम हटा देते तो वही आंसर अपना बनेगा। पानी जितना होगा उसका वॉल्यूम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ी वाली जो कॉर्न है, मतलब जो अपनी ओरिजिनल बोतल है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू हाइट जो है वो h है, माइनस कर दिया तो उसमें 1/3 पाई तो इसमें भी रहेगा इसके कॉर्न के वॉल्यूम में, तो इसका देखो भाई कितना बनेगा। अच्छा इसकी अगर हम देखें ये कौन बनेगा, है ना, तो इसका जो रेडियस है वो मान लिया अपन ने कितना है, सपोज ये r1 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा इसका 1/3 पाई r1³ इंटू इसकी हाइट कितनी है a, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यही वॉल्यूम हम दूसरी वाली सिचुएशन में भी निकाल देते हैं। तो दूसरी वाली में अगर अपन देखोगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़े आराम से कि ये इस तरीके से बना, है ना, तो ये एक ऐसा बना, तो ये जो रेडियस आएगी वो मान लो हमने r2 बोल दी। ठीक है, तो इस वाले जो कॉनिकल जो शेप लिया है इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, और r कौन हो जाएगा, r2 यूज़ करेंगे इंटू ये वाली हाइट कितनी होगी, टोटल कितनी है h है, उसमें से मैंने a/4 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये बनेगा h माइनस a/4। ठीक है, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है अपन को। तो देखो ये तो गया, है ना, ये तो गया। अब यहाँ पर देखो जो चीज़ हमने खुद से बनाई है, मतलब खुद से इंट्रोड्यूस करी है, वो r2 है, r1 है और कैपिटल R है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें यहाँ से हटानी होंगी, तो इनमें कोई ना कोई एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये जो एंगल है ना, मान लो ये एंगल थीटा है, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा, tan ऑफ थीटा हमने फर्स्ट सिचुएशन में लिखा, tan थीटा हमने किस में लिखा, फर्स्ट सिचुएशन में, तो वो देखो कितना बनेगा, tan थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा r1/a, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी में हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा कैपिटल R/H, तो कैपिटल R/H, तो यहाँ से R1 अपने पास एक तरीके से आ जाएगा। और दूसरी सिचुएशन में भी हमने tan थीटा लगा के चीज़ें इक्वेट कर दी, तो देखो ये थीटा है, तो यहाँ से कितना बनेगा R2/ ये, सही है ना, R2/ ये कौन है भाई, H माइनस का a/4 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा R/H। ठीक है, ये आ गया, सही है। तो देखो भाई यहाँ से R1 जो आएगा वो हमारे पास कितना बन जाएगा, AR/H, है ना, और जो R2 आएगा वो कितना बन जाएगा, R/H इंटू H माइनस a/4 का 4, मतलब ये सबको उठा के अपन ने यहाँ पे रख लिया। तो देखो R स्क्वायर को तो रहने दो सब, क्योंकि जब हम R1, एक मिनट, यहाँ पे R1³ कहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा R1² होगा, ठीक है, वो तो कोई नहीं, देख लेंगे अपने।
अब हमने R1 स्क्वायर की वैल्यू और ये जो R2 स्क्वायर है इनको R की फॉर्म में निकाल देते हैं और फिर जब कैपिटल R दिखेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा H और A, तो बस उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो इसको तो हमने ऐसे का ऐसे ही रखा, R स्क्वायर H माइनस R1 की जगह हमने लिख दिया AR अपॉन H, तो वो कितना बनेगा A स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और यहाँ पे एक ऑलरेडी A है तो ये हो जाएगा A क्यूब, सही है, इक्वल टू R2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इंटू H माइनस A/4 का स्क्वायर, और एक ये भी है तो क्यूब हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखो R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर गया, ठीक है, सही है। पूरी इक्वेशन में, है ना, पूरी इक्वेशन में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया H स्क्वायर से, तो ये बनेगा H क्यूब माइनस A क्यूब बराबर ये आ जाएगा H माइनस A/4 का होल क्यूब टाइप से, है ना। तो कोई नहीं, ओपन कर लिया, H क्यूब माइनस A क्यूब डिवाइड बाई 64, ठीक है, माइनस का 3A/4 H इंटू H माइनस A/4, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ देख लो भाई, H क्यूब से H क्यूब गया, ठीक है, और अपने पास में माइनस माइनस सब कैंसिल कर दिया, प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास इधर आ गया A क्यूब इक्वल टू A क्यूब डिवाइड बाई 64 प्लस का ये बनेगा कितना 3A/4 H स्क्वायर माइनस ये बनेगा 3A स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इंटू H, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो भाई, इसको इधर लेके आए तो 63/64 A क्यूब हो गया इज इक्वल टू ये बन गया अपने पास 3AH स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 4 और 3A स्क्वायर H डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो ये आ गया, है ना। एक काम कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए था H अपॉन A, तो A क्यूब से डिवाइड लगा दिया, ठीक है, A क्यूब से डिवाइड लगा देते तो H अपॉन A में एक कुछ क्वाड्रेटिक वगैरह टाइप का बन जाएगा। अच्छा, उससे पहले 3 से कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 21 और 64 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 21A क्यूब इक्वल टू ये बनेगा कितना 16 इंटू AH स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ये बनेगा कितना 4A स्क्वायर इंटू H, ठीक है। अब यहाँ पे हमने A क्यूब से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू A क्यूब से डिवाइड करोगे तो बनेगा 16H अपॉन A का होल स्क्वायर माइनस 4H/A, तो H/A में एक तरीके से क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। H/A में क्या बन गया क्वाड्रेटिक, तो ये देखो कितना होगा 16 इंटू मान लिया T है ना, तो 16T स्क्वायर माइनस का 4T और माइनस का 21 इक्वल टू 0, तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ी सी भाई कैलकुलेशन इसमें है, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट, तो माइनस वाला लेने का मतलब नहीं है, और ले भी लोगे तो पता चल जाएगा अभी आपको। तो यहाँ पे कितना लिखोगे B स्क्वायर माइनस का 4 इंटू A इंटू ये डिवाइड बाई 2A, है ना, ये बनेगा। यहाँ से देखो 16 कॉमन लोगे तो बाहर कितना आएगा 4, है ना, बाहर कितना आ जाएगा भाई 4, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस 4 आ गया अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 84 प्लस 1 तो 85 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना लिखा हुआ है ये 32, तो 4 से और डिवाइड किया हमने आगे चल के, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास 1 प्लस माइनस वाला हमको अब छोड़ना ही पड़ेगा 85, और ये कितना बनेगा 8, ठीक है, ये आंसर आएगा। माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, वो समझते हो H जो H अपॉन A का रेशियो आएगा वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो 1 प्लस रूट 85 डिवाइड बाई 8 आंसर आएगा। तो इस हिसाब से देख लो भाई कौन सा ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना, 1 प्लस रूट 85/8 मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है B। तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये था, सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है इफ n इज अ कंपोजिट नंबर देन n डिवाइड्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इन्होंने एक तरीके से यहाँ पे जिम्मेवारी ले रखी, गारंटी ले रखी कि अगर n कोई भी कंपोजिट नंबर है
तो n जो है वो n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, है ना। जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि सभी के लिए ऐसा वैसा, तो हम कोशिश करते हैं कम से कम एक ऐसा तो कुछ कमी निकाल दे जिसके लिए ये चीज़ ना हो पाए, ठीक है। एक गलती निकालना तो आसान ही है ना। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है इस वजह से अपने लिए ईजी बन जाता है ना। तो स्टेटमेंट 1 में अगर अपन देखें तो हमारे पास में पहली चीज़ तो ये कि मैंने n कंपोजिट सुनते ही मेरे दिमाग में आया 4 रख के देख लेते हैं, है ना। स्टार्टिंग तो अपन स्टार्टिंग से करते हैं, तो 4 मैंने रखा, तो 4 माइनस 1 जो होगा वो 3 फैक्टोरियल बनेगा, और 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, क्या ये 4 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब मैंने एक गलती निकाल दी, तो और इन्होंने तो बोला सभी के लिए ऐसा होगा, तो भाई इनका कहना गलत है, तो फॉल्स। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है दे आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स एंड सच दैट। अब जो चीज़ इन्होंने स्टेटमेंट 1 मतलब जिसकी हेल्प से हमारा स्टेटमेंट आसानी से हो गया, ठीक है, वहीं पे ये स्टेटमेंट 2 में खेल गए। इन्होंने बोला कि ऐसे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पॉसिबल है जिसके लिए ये चीज़ इसको डिवाइड करती है n फैक्टोरियल के को, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, तो जो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ n³ प्लस n इज 2n² प्लस n, तो सीधे सीधे इसमें से n हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बनेगा n² प्लस का 2n प्लस का 1, तो ये बनेगा अपने पास n, ऊपर से भी एक चुराया तो ये बना n-1 फैक्टोरियल, ये n आ गया और नीचे बनेगा n+1 का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, तो यहाँ बना n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें बस यही दिखाना है कि ऐसे n की इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं जिसके लिए n+1 का स्क्वायर n-1 के फैक्टोरियल को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर अपन सोचें, है ना, नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट करें, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि डिवाइड तो चलो तब होगा, है ना। इसको डिवाइड करने के बाद में इससे इंटीजर तब आएगा जब ये न्यूमरेटर पार्ट इससे बड़ा हो, तो n की किस वैल्यू के लिए होगा, तो वो हमने स्टार्ट किया रखना 1 रखते हैं, तो 0 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 1 अपॉन कितना 2 का स्क्वायर बोलो गया, फिर 2 रखा, है ना, 2 3 4 मान लो 5 रख दिया मैंने, सीधे चेक करना चाहता हूँ अगर 5 तक बात सही है, ठीक है। 5 रखा तो कितना बनेगा 24, 4 फैक्टोरियल 24, नीचे कितना हो जाएगा 5 रखा था ना, हाँ, तो 36, तो ऊपर 24 नीचे 36, बोलो अभी भी गड़बड़ है जो भी न्यूमरेटर पोर्शन है अभी भी छोटा ही है डिनोमिनेटर से, तो कहाँ से डिवाइड करेगा। तो n मेरे मन में आया कितना 6 रख लेते हैं, है ना। जैसे ही मैंने n इक्वल टू कितना रखा 6 रखा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल और नीचे कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल जो होता है वो तो 120 होता है और नीचे कितना आएगा 49। चलो ये तो समझ में आया कि भाई डिवाइड तो चलो नहीं कर रहा n इक्वल टू 6 के लिए, लेकिन न्यूमरेटर बढ़ा तो सही, अब आने वाले n की वैल्यू के लिए बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब ये आ गया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं जिससे कि ये बना n इक्वल टू 6 के लिए हमने ऐसे लिख लिया, है ना। अब हमें तो यार इनफाइनाइट नंबर्स दिखाने हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं n इक्वल टू 7 ऐसे रखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने 7 लिया तो ऊपर बनेगा कितना, क्योंकि इनका और इनका डिफरेंस 2 का है, मतलब जो अंदर लिखे हो फैक्टोरियल वगैरह की बात नहीं कर रहा, इनका ये 2 पीछे ये 2 आगे उस नंबर से न्यूमरेटर से, ठीक है। तो मैंने अगर मान लो 7 लिया तो नीचे हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ऊपर कितना बनेगा 6 फैक्टोरियल, है ना। तो 6 फैक्टोरियल में देखोगे तो 6 से 1 2 आ गया, 4 से 2 2 आ गए, है ना, और 2 से 1 आ गया, तो टोटल 4 ही 2 ऊपर होंगे, नीचे तो 8 का स्क्वायर बन चुका है, तो वहाँ से तो 6, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से रखते रखते जब जाओगे तो आपको चलेगा n इक्वल टू 11 जो है पहला नंबर आपको मिलेगा जब ये चीज़ हो पाएगी। n इक्वल टू 11 रखो तो देखोगे आपको 10 फैक्टोरियल और नीचे कितना बनेगा 12 का स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर, तो 10 फैक्टोरियल। अच्छा 12 के स्क्वायर में क्या क्या होगा 4 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 3, ये तो 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना बनेगा 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा लिखा होगा। 10 फैक्टोरियल तक जब हम बात करेंगे तो 9 में ही ये 3 मिल जाएंगे 2 बार, तो बहुत बढ़िया, और जो 4 4 है तो वो तो मिल ही जाएंगे, 4 तो एग्जैक्टली मिल गया और 8 भी मिल गया, तो बोलो ये मिल जाएगा, तो डिविजिबल हो जाएगा, सही है। बट ये n की एक वैल्यू, ऐसे हम थोड़ा सा लगाएंगे तो और भी मिल सकती है, ठीक है। इनसे अच्छा हमने एक काम किया कि जो ये 6 आया है ना, इसी को हमने देखते हुए n को ऐसा लिख लिया, है ना, n को हमने ऐसा लिख लिया 3k-1 की फॉर्म में, 3k-1 की फॉर्म में, ठीक है।
3k माइनस 1 की फॉर्म में। यहाँ पे आप 5k प्लस 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। यहाँ पे हमने लिख लिया 3k माइनस 1 की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ से n माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास में 3k माइनस 2, और n प्लस 1 जो आएगा वो कितना हो जाएगा 3k। ठीक है, अब जो भी है वो हमने उसमें k की फॉर्म में ला के रख दिया, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे कितना आ जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल की जगह अपन लिख लेंगे कितना 3k माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि भाई जब हम ऊपर वाले को एक्सपांड करेंगे, है ना, फैक्टोरियल हटाएंगे, तो 9 और k स्क्वायर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है ना। अगर मिल गया तो ऑब्वियस ही बात है k की ऐसी काफ़ी सारी वैल्यू हमें मिल जाएंगी जिसके लिए ऐसा पॉसिबल होगा, है ना। तो मैंने इसको लिखा, तो 3k माइनस 2 आया, दूसरा कितना आ जाएगा 3k माइनस 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। देखो यहाँ से 3 कॉमन आते हुए दिख रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आते हुए दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये सब कब ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो फिर बाद में 2k आएगा, है ना, फिर स्टार्ट हो जाएगा कितना 2k माइनस 1 एंड सो ऑन इस तरीके से, है ना। फिर ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर k आएगा, है ना, फिर ये चलेगा k माइनस 1 एंड सो ऑन टाइप से, है ना। और लास्ट में जाते जाते अगर हम देखें तो 3, है ना, 3 2 इंटू 1 इस तरीके से चले जाएगा। ये न्यूमरेटर की कहानी है भाई। डिनोमिनेटर में देखोगे तो कितना लिखा हुआ है 9k स्क्वायर। अब अगर अपन देखें तो 9 मुझे एक तो 3 यहाँ से मिल गया, ठीक है, और एक 3 जो है वो यहाँ से कॉमन आते हुए दिख रहा है ना। एक 3 तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा और एक 3 यहाँ से कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से एक 3 आ गया बाहर, इनको कॉमन लेके, और एक 3 मुझे यहाँ से मिल गया, तो वो ये मिलके 9 गया। k स्क्वायर भी मुझे यहाँ से मिल गए, k इंटू के स्क्वायर, तो ये भी चला जाएगा। तो हाँ, k की वैल्यू तो आपको मिलेगी, है ना। तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, k की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग n की भी इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन n फैक्टोरियल को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 जो अपना करेक्ट हो जाएगा, ट्रू है ना। स्टेटमेंट 1 ट्रू और 1 फॉल्स सेकेंड ट्रू, तो 1 फॉल्स सेकेंड ट्रू कहाँ मिलेगा, ये 1 फॉल्स सेकेंड ट्रू, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना ऐसे का डिस्कशन।